स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 की शुरुआत की थी। यहाँ तक हमारा हो गया था इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ आउटवर्ड फॉरेन आर्टिकल्स इन इवेंट ऑफ नॉन डिलीवरी। बाहर भेजी गई विदेशी वस्तुओं का वितरण ना होने पर उनका निपटान जो है वो कैसे किया जाएगा। आज हमारा नेक्स्ट है विड्रॉल फ्रॉम पोस्ट एंड अल्टरेशन ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप कोई आर्टिकल को भेज देते हैं तो उसको डाक से अगर रास्ते में आप निकालना चाहते हैं या फिर उसके पते में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कैसे वो किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है हमारे पास सेंडर ऑफ फॉरेन आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया एंड एड्रेस्ड टू कंट्री विच इज मेंबर ऑफ यूपीयू। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी हमारे पास प्रेषक है किसी भी फॉरेन आर्टिकल का जिसने आर्टिकल को इंडिया से पोस्ट किया है और उसने क्या किया है, ऐसी कंट्री को वो आर्टिकल भेजा है जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की मेंबर है। आर्टिकल विड्रॉन और इट्स एड्रेस अल्टर्ड। तो यहाँ पे बोला गया है कि इस वो वाले आर्टिकल का जो आप एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं और साथ में अगर उसको आप डाक से निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू और कंसेंट टू एड्रेसी। तो यहाँ पे बोला गया कि डाक वस्तु उस स्थिति में वापस ली जा सकती है या प्राप्तकर्ता से बिना लिखा पढ़ी किए पते में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं कि कौन कौन सी स्थिति में या कौन कौन सी कंडीशन में आप आर्टिकल को वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इफ नोट डिलीवर्ड टू एड्रेसी, अगर आपका आर्टिकल अभी प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा यानी कि एड्रेसी को अभी उसे वितरित नहीं किया है तभी वो वापस आएगा। उसके बाद है नोट इंटरसेप्टेड बाई डेस्टिनेशन कंट्री अकॉर्डिंग टू इट्स लेजिस्लेशन। उसके बाद बोला गया कि डेस्टिनेशन कंट्री जो है आपकी जो गंतव्य का देश है उसने उस आर्टिकल को इंटरसेप्ट नहीं किया है यानी कि उसके अपने जो भी कानून है लेजिस्लेशंस है उनके अकॉर्डिंग वो आर्टिकल अगर वो सही नहीं पाया जाता है तो उसने रोक लिया है, उस कंट्री ने रोक लिया तब भी वो वापस नहीं आएगा। उसके बाद है नोट बीन कन्फिस्केटेड या फिर उसको कन्फिस्केट का भी मतलब वही होता है कि रोका ना गया हो। नोट डिस्ट्रॉयड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी या फिर उसको नष्ट ना किया गया हो कि उसमें आपने प्रोहिबिटेड आर्टिकल भेज दिया था तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तब भी वो वापस नहीं आ सकता है। तो अगर ये सारी कंडीशंस है तो वो वापस आ सकता है। अगर वो एड्रेसी तक नहीं पहुंचा है तब भी वो वापस आ सकता है। इंटरसेप्ट नहीं हुआ है, कन्फिस्केट नहीं हुआ है या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है तो इन सारी स्थितियों में उसको वापस बुलाया जा सकता है। फॉर दिस पर्पज ही शुड सबमिट रिटन एप्लीकेशन। और ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो रिटन में लिखित में इसके लिए आवेदन देगा और निर्धारित जो भी फीस होगी शुल्क उसको देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। और ये जो शुल्क दिया जाएगा पोस्टेज स्टैम्प्स के रूप में दिया जाएगा। सील्ड कवर स्टेटमेंट ऑफ रीजन फॉर अल्टरेशन और विड्रॉल। तो यहाँ पे उसके बाद उसको सील कवर में एक ये चीज बतानी होगी, स्टेटमेंट उसको देनी होगी कि वो कारण बताएगा वो क्यों उस आर्टिकल का जो एड्रेस है उसको चेंज करना चाहता है या फिर क्यों उस आर्टिकल को पोस्ट से निकालना चाहता है। उसके बाद एप्लीकेशन हैंडेड ओवर इन एनी एचओ और एसओ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये वाली जो एप्लीकेशन होगी इसको किसी भी हेड ऑफिस या सब ऑफिस में हैंड ओवर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है आपने जिस पोस्ट ऑफिस से उस आर्टिकल को पोस्ट किया था सिर्फ वहीं दी जाए, किसी भी पोस्ट ऑफिस में दी जा सकती है। इफ आर्टिकल वाज रजिस्टर्ड, और अगर आपका जो आर्टिकल था वो रजिस्टर्ड था, आपने उसका पंजीकरण करवाया था। प्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर्ड रिसिप्ट विल एक्सपेडाइट एक्शन। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन जो रिसिप्ट है, क्योंकि जब भी आप आर्टिकल को रजिस्टर करते हैं तो उसके लिए आपको रसीद दी जाती है, तो अगर वो रसीद आप प्रोड्यूस करते हैं, पेश करते हैं साथ में, तो आपके जो एक्शन में कार्यवाही में जो है वो तेजी आ जाएगी, वो जल्दी से किया जाएगा। सच रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाई सरफेस बियॉन्ड इंडिया। और ऐसी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको देखिए, अब एड्रेस अगर चेंज करना है तो आपने जो एप्लीकेशन वगैरह भेजी होगी वो आगे भेजी जाएगी, तो वो इंडिया से परे यानी कि भारत की लिमिट से अगर परे की बात की जाए तो उसको सरफेस रूट से फॉरवर्ड किया जाएगा। इफ सेंडर डिजायर्स फॉरवर्डेड बाई एयर, अगर जो आपका प्रेषक है जो सेंडर है वो चाहता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको बाई एयर भेजा जाए ताकि वो जल्दी से पहुंच जाए। पे एयर सरचार्ज एज एप्लीकेबल फॉर 10 ग्राम्स लेटर। तो इसके लिए उसे एयर सरचार्जेस देने होंगे, और कितने एयर सरचार्जेस देने होंगे, जो आपके 10 ग्राम लेटर के ऊपर बनते हैं। पोस्ट ऑफिस टेक एक्शन रिकॉल और अल्टरेशन इफ सेटिस्फाइड विद जेन्यूनेस ऑफ रिक्वेस्ट। तो जो भी रिक्वेस्ट उसने की है कि उसका आर्टिकल क्यों उसको वापस चाहिए या क्यों वो पते में परिवर्तन करना चाहता है, उसकी सच्चाई से, उसकी असलियत से पोस्ट ऑफिस सेटिस्फाई होता है तो पोस्ट ऑफिस एक्शन लेगा, उसका आर्टिकल वापस बुलाया जाएगा या फिर एड्रेस में चेंज किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस नोट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डाकघर यहाँ पे कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इनएबिलिटी टू रिकॉल और एड्रेस अल्टरेशन, अगर पोस्ट ऑफिस आर्टिकल को वापस बुलाने में या एड्रेस चेंज करने में
इसमें इनएबल है, यानी कि वो इसमें असमर्थ हो जाता है, तो इसके लिए भी पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस की कोशिश है कि उसको वापस बुला लिया जाए या फिर एड्रेस में चेंज कर लिया जाए, लेकिन ये उसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं होगी, वो इसकी जिम्मेदारी से मुक्त है। वैन आइटम रीडायरेक्टेड बाय एयर, अब यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट भेज दिया है, ठीक है, उसके बाद आपका आर्टिकल अगर हो सके तो उसको रीडायरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर एड्रेस में चेंज होती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि उसकी क्या हो जाएगी, रीडायरेक्शन हो जाएगी, अब उसको नई जगह पे भेजा जाएगा। एयर सरचार्जेस कलेक्ट फ्रॉम एड्रेसी, तो ऐसी स्थिति में देखिए जो एड्रेसी है उस आर्टिकल का, क्योंकि जैसे आपने भेजा था अब वहां पे वो आपने रिक्वेस्ट उसके लिए डाल दी है कि अब उसका आप एड्रेस जो अब वो चेंज करना चाहते हैं, उसके एड्रेस में अल्टरेशन करना चाहते हैं, तो जो भी उस आर्टिकल का ओरिजिनल एड्रेस ही होगा, प्राप्त करता होगा, वो क्या करेगा, उसके लिए एयर सरचार्जेस देगा अगर उसको बाय एयर रीडायरेक्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे नई जगह पे भेजा जाएगा, लेकिन कैसे, बाय एयर, तो उसके लिए एड्रेसी को एयर सरचार्जेस देने होंगे। एंड रिटेन्ड बाय डिलीवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और ये किसके द्वारा, जो एयर सरचार्जेस दिए जाएंगे किसके द्वारा रखे जाएंगे, जो डिलीवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि देखिए जहां से उस आर्टिकल की डिलीवरी होनी थी अब वहां से उसकी क्या हो जाएगी, रीडायरेक्शन हो जाएगी, उसको नई जगह के लिए फिर से बुक किया जाएगा, तो इसलिए जो भी चार्जेस होंगे वो डिलीवरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रखे जाएंगे। फी पे फॉर रिकॉल नॉट रिफंडेड इन एनी केस, अब यहाँ पे आपने जो भी फीस दे दी है उसको वापस बुलाने के लिए, चाहे उसके अब वापस बुला लिया गया है या वो नहीं बुला पाए, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आपके जो भी चार्जेस होंगे वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। Except extent provided above, articles cannot be intercepted and redirected in course of transmission, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि इन सभी केसेस को छोड़कर जो हमने अभी किए, बाकी जितने भी केसेस हैं आपके, किसी भी केस में आपका आर्टिकल इंटरसेप्ट या रीडायरेक्ट नहीं किया जाएगा जब वो ट्रांसमिशन में होगा। उसके बाद हमारे पास डिलीवरी ऑफ इनवार्ड मेल्स, अब फॉरेन से अगर कोई आर्टिकल आता है इंडिया में डिलीवर होने के लिए तो कैसे उसकी डिलीवरी की जाएगी, वितरण उसका कैसे किया जाएगा। सेम एज फॉर इनलैंड आर्टिकल्स, तो जैसे आपके अंतर्देशीय पत्रों का, लेखों का किया जाता है, सेम वैसे इनका भी किया जाएगा। एड्रेसी ऑफ इनवार्ड फॉरेन आर्टिकल कॉल टू ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, तो आपका जो भी प्राप्त करता होगा उस आर्टिकल का जो फॉरेन से आ रहा है तो उसको कहाँ पे बुलाया जाएगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में बुलाया जाएगा। फॉर कस्टम एग्जामिनेशन और अदर फॉर्मेलिटीज, ताकि कस्टम एग्जामिनेशन और बाकी जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा किया जा सके। पीरियड ऑफ डिटेंशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस, डाक वस्तुओं को रोक कर रखने की अवधि और माल गोदाम प्रभार, तो किसी भी आर्टिकल को कितने समय के लिए पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाएगा, तो ये हमने पहले भी किया था, ठीक है, जब पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किया था तो वहां पर हमारे थे जो इनलैंड आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे फॉरेन आर्टिकल्स की बात है। तो इफ एड्रेसी ऑफ एनी ऑर्डिनरी और वीपी इनवार्ड फॉरेन पैकेट और बैग ऑफ प्रिंटेड पेपर्स और फॉर इनवार्ड फॉरेन स्मॉल पैकेट, तो अगर आपके इनवार्ड फॉरेन स्मॉल पैकेट्स हैं, अगर आपके छोटे पैकेट्स हैं, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में डिलीवर होने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपके साधारण या फिर वीपी इनवार्ड फॉरेन पैकेट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, इफ एड्रेसी फेल्स टू टेक डिलीवरी विद इन 7 days, तो यहाँ पर भी सेम आपके 7 दिन तक अगर प्राप्त करता उनका वितरण लेने में असमर्थ रहता है, वेट मोर देन 500 ग्राम से, और ऐसे आपके जो भी आर्टिकल है उनका अगर जो भार है वो 500 ग्राम से अधिक है, अगर 500 ग्राम से नीचे तब आपसे वेयर हाउसिंग चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे, लेकिन 7 दिन तक अगर एड्रेसी इनकी डिलीवरी नहीं ले पाता है और इनका भार जो है 500 ग्राम से अधिक है, वेयर हाउसिंग चार्जेस कलेक्ट फ्रॉम एड्रेसी, तो जो भी वेयर हाउसिंग चार्जेस होंगे, माल गोदाम प्रभार जो होगा वो प्राप्तकर्ता से लिया जाएगा। बीच आर चार्ज फ्रॉम 8th day, और इनकी जो शुरुआत की जाएगी, आपके जो वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाएंगे ये कब से लिए जाएंगे, आपके 8वें दिन से शुरू कर दिए जाएंगे, 7 दिन तक कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, 8वें दिन से आपसे जो भी वेयर हाउसिंग चार्जेस है वो लिए जाएंगे। आर्टिकल एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट, अगर आपका आर्टिकल जो है उसको एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेजा गया, यानी कि फॉरेन कंट्री से भी आप इंडिया के लिए अगर आर्टिकल भेज रहे हैं तो उसको एज ए पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल भेज सकते हैं। तो हमने पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के बारे में किया था कि अगर भेजा जाता है तो किसके लिए भेजा जाता है, कितने टाइम तक इसको रोक के रखा जाता है। नोट टेकन डिलीवरी विद इन 7 days, तो इस आर्टिकल की भी, अगर आपका पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल है तो इसकी डिलीवरी भी अगर 7 दिन के भीतर ना ली गई। वेयर हाउसिंग चार्जेस लीव्ड फ्रॉम 8th day, तो आपसे 8वें दिन के बाद, ठीक है, यानी कि 7वें दिन खत्म होते ही 8वें दिन से आपसे जो भी वेयर हाउसिंग चार्जेस है वो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के ऊपर भी लिए जाएंगे।
उसके बाद है आपके पोस्ट रेस्ट एंड एक्सेप्ट बीपी। अब आपके पोस्ट रेस्ट एंड आर्टिकल्स हैं सिवाय बीपी को छोड़कर, यानी कि वीपी आर्टिकल है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर वीपी आर्टिकल के सिवाय आपका कोई भी आर्टिकल है डिटेन्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, तो उसको ऑफिस ऑफ डिलीवरी वितरण कार्यालय में 1 महीने से ज्यादा समय के लिए रोके नहीं रखा जाएगा, यानी कि 1 महीने तक उसको रोका जा सकता है। सेम यहाँ पे इंग्लैंड में भी हमने ऐसा ही किया था कि 1 महीने तक रोक के रखा जाएगा। और दूसरा बोला गया कि अगर वीपी आर्टिकल है तो उसको कितने समय के लिए, 7 दिन से ज्यादा समय के लिए रोक के नहीं रखा जाएगा। 7 दिन तक इसको रोक सकते हैं वीपी आर्टिकल्स को, और वीपी आर्टिकल के सिवाय आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको 1 महीने तक रोक के रखा जा सकता है। उसके बाद है अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल्स लाइक अनडिलीवरेबल, यानी कि जिनका वितरण जो वो ना किया जा सके। तो यहाँ पे अगर रिफ्यूज्ड है ओमिटेड टू टेक डिलीवरी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपके अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल्स हैं, जैसे आपके मना किए हुए आर्टिकल्स हैं या फिर ऐसे आर्टिकल्स जिनका नोटिस के बाद भी जिनको लेने से ओमिट कर दिया गया हो, यानी कि उनको नहीं लिया गया हो। उसके बाद है लेफ्ट इंडिया विदाउट इंस्ट्रक्शंस, या फिर भारत को छोड़कर वो चले गए हो लेकिन कोई इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दे के नहीं गए हो। उसके बाद है डेड नो रिलेटिव टू टेक डिलीवरी, या फिर जो एड्रेसी है प्राप्त करता है उसकी मृत्यु हो चुकी है और कोई भी उसका नजदीकी सगा संबंधी नहीं है जिसको उसका वितरण किया जा सके। तो ये ए बी और सी की यहाँ पे बात की गई है। नोट डिटेन्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, तो ऐसे जितने भी आर्टिकल्स होंगे इनको क्या किया जाएगा, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रोक के नहीं रखा जाएगा, इनको वापस भेज दिया जाएगा। तो बाकी आर्टिकल्स को तो रोक सकते हैं अगर आपका एड्रेस ही नहीं मिलता है, ठीक है, या वो अपना नोट छोड़ के जाता है, इंस्ट्रक्शन वहां पे छोड़ के जाता है कि रोक लिया जाए, ये सब तो रोका जा सकता है, लेकिन अगर ये सारी बातें हैं तो नहीं रोका जाएगा। उसके बाद है आपका रीडायरेक्टेड कोरेस्पोंडेंस, पुनः प्रेषित डाक। अगर बात करें यानी कि आपकी जो एक जगह से दूसरी जगह, पहले आपने एक जगह को भेजी थी अब आपने उसको दूसरी जगह को भेज दिया, ऐसा पत्राचार। सरफेस मेल आइटम्स, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कुछ सरफेस मेल आइटम्स का क्या मतलब है आपका, और कुछ एक आपकी सरफेस मेल आइटम्स यानी कि जिनको बाई सरफेस भेजा जाता है, कुछ आपकी एयर मेल के द्वारा। अब सरफेस का मतलब है कि उसको बाई सी से भी भेज सकते हैं और बाई वो आपका सरफेस भी जा सकता है, तो दोनों ही इसमें आ जाएंगे। और एक आपका आ जाएगा एयर मेल के थ्रू, ठीक है, तो एयर मेल वाला अलग हो जाएगा, सरफेस मेल वाली आइटम्स जो है वो अलग हो जाएंगी। रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी विद इन इंडिया, तो अगर कोई भी आपकी सरफेस मेल आइटम है यानी कि जो आपकी चाहे सी से आई है यानी कि समुद्र के रास्ते से आई है, चाहे वो आपकी धरती के रास्ते से आई है, अगर वो फॉरेन कंट्री से आती है, इंडिया में उसका वितरण होना है, रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया, तो उसको भारत के भीतर किसी भी जगह पे, ठीक है, भारत के भीतर सिर्फ किसी भी दूसरी जगह पे पुनः निर्देशित किया जा सकता है, पुनः प्रेषित उसको रीडायरेक्ट उसको कर सकते हैं। ओनली फर्स्ट क्लास मेल्स, आपके फर्स्ट क्लास मेल्स में क्या क्या आ जाएंगे, लेटर्स, एरोग्राम्स और पोस्ट कार्ड जो आपके हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो सरचार्ज हैं चाहे अनसरचार्ज है, यानी कि ऊपर उनके ऊपर एयर सरचार्जेस चाहे वो लगे हैं चाहे वो नहीं लगे हैं। फ्री एयर रीडायरेक्शन विद इन इंडिया, तो भारत के भीतर उसका फ्री एयर रीडायरेक्शन किया जाएगा, पुनः निर्देशन किया जाएगा बिना किसी एयर सरचार्ज के। अदर क्लासेस ऑफ लेटर मेल, और बाकी आपके, ठीक है, फर्स्ट क्लास को छोड़कर बाकी जितने भी आपके वर्ग के आर्टिकल्स होंगे, रीडायरेक्शन बाई सरफेस रूट ओनली, तो उनकी जो रीडायरेक्शन की जाएगी, पुनः उनका निर्देशन जो किया जाएगा वो सिर्फ सरफेस रूट के जरिए ही किया जाएगा, यानी कि उनको बाई एयर नहीं भेजा जाएगा जब तक, अनलेस एड्रेसी लेफ्ट रिटन इंस्ट्रक्शन, जब तक कि प्राप्त करता रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं देके जाता, लिखित में निर्देश नहीं इस चीज के बारे में देके जाता, तो तब तक उनका क्या किया जाएगा, सिर्फ सरफेस रूट से ही रीडायरेक्शन की जाएगी। मेड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पे देखिए जो प्राप्त करता है वो पोस्ट ऑफिस में एडवांस डिपॉजिट कर सकता है, तो जैसे हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में किया था कि वो जहां पर उसके आर्टिकल्स आते हैं और वहां से वो चाहता है उनका रीडायरेक्शन किया जाए बाय एयर, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो एडवांस में पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट एक रख सकता है जिसमें वो डिपॉजिट करेगा पैसे, और फिर जो चार्जेस होंगे एयर सर चार्जेस वो उसके अकाउंट में से ले लिए जाएंगे। उसके बाद है आपके सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड फॉर डिलीवरी इन इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री नॉट अप्लाइड रिड्यूस्ड चार्जेस फॉर इंडिया, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड चार्जेस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ एक आपकी ऐसी आइटम्स होती हैं, कुछ एक आपके ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिन पर आपको डाक शुल्क में छूट मिलती है, जैसे आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो जाएंगे, ठीक है, तो इसमें आपके क्या हो जाएंगे, आपको उसमें छूट मिल जाती है चार्जेस में। तो अगर आपका कोई भी ऐसी आइटम है, ठीक है, जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में वितरित होने के लिए आती है लेकिन उस पर रिड्यूस्ड चार्जेस नहीं लगे हैं, यानी कि उसमें आपको डाक शुल्क में छूट नहीं मिली है, आपने उसके लिए पूरे के पूरे चार्जेस दिए हैं, रीडायरेक्टेड टू अनदर कंट्री बाय सरफेस मेल, तो उसको किसी दूसरे देश में अगर रीडायरेक्ट करना है, यानी कि अब इंडिया में वो डिलीवर होने के लिए आई है लेकिन उसका एड्रेस ही जो है वो किसी दूसरी और कंट्री में रहता है, तो दूसरी कंट्री को उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और कैसे किया जाएगा,
बाई सरफेस मेल, सरफेस रूट से उसको भेजा जाएगा विदाउट एनी चार्ज फॉर रीडायरेक्शन, और रीडायरेक्शन के लिए, इस रीडायरेक्शन के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इसकी रीडायरेक्शन सिर्फ जो है वो सरफेस मेल के जरिए की जाएगी। रीडायरेक्शन बाई एयर परमिटेड ओनली, तो यहाँ पे अगर रीडायरेक्शन जो है वो चाहता है कि एड्रेसी जो चाहता है वो चाहता है कि इसकी जो रीडायरेक्शन है पुनः निर्देशन जो है बाई एयर किया जाए, ना कि सरफेस मेल के जरिए किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, सेंडर एड्रेसी थर्ड पर्सन हैज अंडरटेकन टू पे एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस। तो यहाँ पे अगर सेंडर एड्रेसी या फिर थर्ड कोई पर्सन इस चीज का दायित्व लेता है कि वो इसके ऊपर जो भी एयर सरचार्जेस है या कंबाइंड चार्जेस है वो देगा, तो तभी उसका जो रीडायरेक्शन है वो बाई एयर की जाएगी। रिटन इंस्ट्रक्शंस प्लस डिपॉजिट एडवांस इन पोस्ट ऑफिस, तो ये हमारे पास लिखित निर्देश हो जाएंगे, या फिर एडवांस में पोस्ट ऑफिस में वो डिपॉजिट करेगा, जैसे हमने अभी किया कि क्लोज नंबर 59 पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि वो अकाउंट अपना पोस्ट ऑफिस में रख सकता है, एडवांस में उसमें डिपॉजिट रख सकता है, तो एयर सरचार्जेस के जो भी शुल्क बनेंगे वो उसके अकाउंट से खुद ब खुद ले लिए जाएंगे, और फिर उसका जो आर्टिकल होगा उसको एयर ट्रांसमिशन दे दिया जाएगा। सरफेस मेल आइटम्स रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अ कंट्री अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस, अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि अगर रिड्यूस्ड चार्जेस उस पर अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात आती है कि अगर उनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस जो है वो अप्लाई होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो डाक शुल्क लिए हैं वो कम लिए गए हैं, रीडायरेक्टेड बाई सरफेस मेल टू एनी कंट्री ऑन पेमेंट, तो उसको दूसरी कंट्री के लिए रीडायरेक्ट तो कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, सरफेस मेल के थ्रू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया कि बिना किसी, विदाउट एनी चार्ज, बिना किसी चार्ज के उनको रीडायरेक्ट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है। अगर उनके ऊपर रिड्यूस्ड चार्जेस लगे हैं तो आपको चार्जेस उनके ऊपर देने पड़ेंगे, और कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन पोस्टेज ऑलरेडी पेड, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका देखा जाएगा कि आपने पहले कितने चार्जेस दिए हैं, एंड चार्जेस इफ आइटम डिस्पैच्ड डायरेक्ट फ्रॉम कंट्री ऑफ पोस्टिंग टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन। फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा, पहले आपका देखा जाएगा कि आपने कितने चार्जेस दे दिए, उसके बाद देखा जाएगा कि अगर वो आर्टिकल आपका डायरेक्ट आपकी जो कंट्री है, ठीक है, जहां से वो आर्टिकल आपका ओरिजिनली आया है, मान लीजिए इंडिया से आया है, ठीक है, चाइना में उसकी डिलीवरी होनी थी, अब चाइना वाले उसको क्या कर रहे हैं, दूसरा मान लीजिए उसको आपका ऑस्ट्रेलिया को भेज रहे हैं, तो देखा जाएगा कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट कितने चार्जेस लगने थे। पहले आपने इंडिया से उसको चाइना तो भेज दिया, अब चाइना में क्या देखा जाएगा कि अगर इंडिया से डायरेक्ट उसको ऑस्ट्रेलिया को भेजा जाता तो कितने उसके ऊपर चार्जेस लगते थे, तो उन दोनों का डिफरेंस जो वो निकाला जाएगा और वो आपको देना पड़ेगा। इफ रीडायरेक्टेड बाई एयर, अगर इनको आपको बाई एयर रीडायरेक्ट करना है, पुनः निर्देशित करना है, पेमेंट ऑफ एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस, तो इसके लिए एयर सरचार्जेस और या फिर कंबाइंड चार्जेस जो भी बनते हैं वो देने होंगे। उसके बाद हम अबव चार्ज इन केस ऑफ रीडायरेक्शन बाई सरफेस मेल इज नॉट पेड बिफोर रीडायरेक्शन, अगर यहाँ पे पुनः निर्देशन से पहले आपने ये जो हमारे चार्जेस आए हैं डिफरेंस, ठीक है, जो भी डिफरेंस आया है चार्जेस के बीच का, अगर इनको पहले पे नहीं किया जाता है, अब रीडायरेक्शन से पहले कौन इनको पे करेगा, एड्रेस ही कर सकता है पे, क्योंकि वो इसको रीडायरेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में एडवांस में वो डिपॉजिट रख के जा सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन दे सकता है। लेकिन अगर इसके रीडायरेक्शन के जो चार्जेस बनते हैं वो पहले नहीं पे किए जाते हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड, तो इसको इनसफिशिएंटली पेड ट्रीट किया जाएगा, यानी कि ऐसा आर्टिकल जिसका आधा अधूरा भुगतान किया गया हो। टैक्स इक्वल टू डिफरेंस इन पोस्टेज, और इसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाएंगे वो डिफरेंस के हिसाब से लगाए जाएंगे, ना कि डबल। तो पहले हम करते थे कि डबल चार्जेस लगाए जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ आपके रिड्यूस्ड आर्टिकल के मामले में आपके जो चार्जेस लगेंगे वो सिंगल ही लगेंगे, जितने पहले लगने थे उतने ही लगेंगे, डबल चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे। एयरमेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया, उसके बाद बोला गया है कि अगर कोई एयर मेल आइटम है, यानी कि जो बाई एयर जिसका ट्रांसमिशन हुआ है और भारत में उसका वितरण किया जाना है, मे बी रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाई इनलैंड पोस्ट, तो उसको भी किसी जगह पे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं जो कि इनलैंड पोस्ट के द्वारा, भारतीय डाक के द्वारा जहां पे सर्विस जो है वो दी जाती हो। उसके बाद है एयर मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंट्री फॉर डिलीवरी इन इंडिया मे बी रिडायरेक्टेड। उसके बाद हमारे पास अगर कोई भी एयर मेल आइटम जो है वो किसी भी दूसरे देश से भारत में वितरित होने के लिए आती है, तो उसको कैसे रिडायरेक्ट किया जाएगा, टू अनदर कंट्री बाय एयर ऑन पेमेंट ऑफ एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस। तो यहाँ पे बोला गया है कि उसको दूसरे किसी देश में अगर रिडायरेक्ट करना है, और कैसे रिडायरेक्ट करना है, बाय एयर करना है, तो ऐसा सभी होगा जब एयर सरचार्जेस या फिर कंबाइंड चार्जेस जो है
फ्रॉम इंडिया टू न्यू डेस्टिनेशन, भारत से नए डेस्टिनेशन के लिए, नए गंतव्य के लिए जो भी एयर चार्जेस बनते हैं या कंबाइंड चार्जेस बनते हैं वो पे करने होंगे। इफ रीडायरेक्टेड अब्रोड बाय सरफेस मेल इट विल बी रीडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज, लेकिन वो सरफेस मेल के जरिए उसको रीडायरेक्ट किया जाता है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है, तभी लगेंगे सिर्फ एयर के द्वारा अगर उसको रीडायरेक्ट किया गया हो। एयर मेल आइटम्स रिसीव्ड फ्रॉम अ कंट्री अप्लाइंग रिड्यूस्ड चार्जेस फॉर इंडिया में भी, अब यहां पे बोला गया कि अगर एयर मेल आइटम्स हैं जो भारत में वितरित होने के लिए आती हैं किसी दूसरी कंट्री से, यानी कि जैसे आपके ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो जाएंगे, तो उसमें क्या किया जाएगा, आपके जिनके ऊपर, ठीक है, रिड्यूस्ड चार्जेस लगे हुए हैं, कम चार्जेस लगे हुए हैं, बाई सरफेस मेल ऑन पेमेंट ऑफ, अगर उसको बाई सरफेस रीडायरेक्ट करना है, पुनः निर्देशित करना है तो कैसे किया जाएगा, पेमेंट इसके लिए आपको करनी होगी। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ पोस्टेज एक्सक्लूडिंग एयर सरचार्ज, ठीक है, एयर सरचार्जेस को छोड़कर, तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का निकाला जाएगा, ऑलरेडी पेड, आपने कितने पहले चार्जेस जो है वो दे दिए हैं, ठीक है, एयर सरचार्ज यहाँ पे छोड़ देने, इनको एक्सक्लूड कर देना है, उसके अलावा जो चार्जेस बनते हैं वो आपने पहले जितने दे दिए। एंड चार्जेस इफ आइटम हैड बीन डिस्पैच्ड ओरिजिनली टू इट्स डेस्टिनेशन, और दूसरे क्या चार्जेस देखे जाएंगे, अगर आपकी आइटम जो है वो पहले वाले आपके नए डेस्टिनेशन के लिए डायरेक्टली उसको डिस्पैच किया जाता, प्रेषित किया जाता, तब कितने चार्जेस लगने थे, तो उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। बाई एयर मेल ऑन पेमेंट ऑफ, अगर बाई एयर उसको रीडायरेक्ट करना है तो क्या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इन एडिशन टू डेफिशिएंट पोस्टेज, तो जो भी कम पोस्टेज होगी उसके साथ आपको एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस जो भी बनते हैं वो आपको देने होंगे। फ्रॉम इंडिया टू इट्स न्यू डेस्टिनेशन कंट्री, तो इंडिया से नए डेस्टिनेशन के लिए, नए गंतव्य के लिए जो भी आपके एयर सरचार्जेस और कंबाइंड चार्जेस बनते हैं प्लस डेफिशिएंट पोस्टेज जो भी होगी उसके साथ जोड़ के ये सारे चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस, अनडिलीवरेबल यानी कि जिसका भुगतान जो है वो ना किया जा सके। अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस रिटर्न्ड टू कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पे अगर कोई भी अनडिलीवरेबल कोरेस्पोंडेंस है तो उसको ओरिजिन का मतलब कि जहां से वो आर्टिकल एक्चुअल में चला था, ठीक है, वहां को, उसी कंट्री को उसको वापिस भेज दिया जाएगा। डिलीवर टू सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू, तो यहाँ पे देखिए अब कोई भी जब भी आप आर्टिकल को भेजते हैं तो उसके लिए सिर्फ कितने चार्जेस आप देते हैं कि वो आपसे लेके एड्रेस ही तक पहुंच जाए, लेकिन वापस आने के लिए आप चार्जेस नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक ऐसी हो सकता है कि सरफेस रूट के द्वारा भेजा गया हो तब तो उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, अगर कहीं पे उसके ऊपर कोई भी चार्जेस बनते हैं तो वो कैसे, जो आपका इसमें जो भी होगा सेंडर, प्रेषक जो होगा वो सारे चार्जेस, ड्यू चार्जेस जो होंगे वो पे करेगा, देन उसका आर्टिकल उसको वापस दिया जाएगा। उसके बाद है पोस्ट कार्ड अदर देन रजिस्टर्ड, अगर आपका पोस्ट कार्ड है लेकिन वो पंजीकृत नहीं है, विच डू नॉट वेयर एड्रेस ऑफ सेंडर आर नॉट रिटर्न, जिसके ऊपर प्रेषक का नाम नहीं है उसको वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसको किया जाएगा अगर उसके ऊपर सेंडर का नाम ही नहीं है तो, ठीक है। लेकिन ये रजिस्टर्ड की बात यहाँ पे नहीं किया, रजिस्टर्ड हुआ तो उसको वापस किया जाएगा, लेकिन पोस्ट कार्ड आपका है, सिंपल है, आपने बिना रजिस्ट्रेशन के भेजा है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। अनरजिस्टर्ड प्रिंटेड पेपर्स अदर देन बुक्स ऑफ नो वैल्यू, अगर आपके प्रिंटेड पेपर्स हैं और कैसे हैं, गैर पंजीकृत वाले हैं और उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है सिवाय आपकी बुक्स को छोड़कर, नोट रिटर्न अनलेस, तो उनको वापस रिटर्न नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंडर हैज रिक्वेस्टेड देयर रिटर्न बाय नोट ऑन एड्रेस साइड इन लैंग्वेज नोन इन डेस्टिनेशन कंट्री, जब तक कि प्रेषक ने एड्रेस साइड के ऊपर उनकी रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट ना की और उसके ऊपर नोट न लगाया हो कि उसका आर्टिकल जो है, उसके प्रिंटेड पेपर्स है, अगर डिलीवर नहीं हो पाते हैं तो उसको वापस किए जाए। तो यहाँ पे बोला गया कि जो डेस्टिनेशन कंट्री में लैंग्वेज नोन होगी, यानी कि उस डेस्टिनेशन कंट्री में, गंतव्य कार्यालय में जो भी भाषा जानी जाती है उस कंट्री की नोन लैंग्वेज में वो नोट होना चाहिए, तभी वापस वो आएंगे, नहीं तो उनको वापस नहीं किया जाएगा। अनडिलीवरेबल मेल नॉर्मली रिटर्न्ड बाय सरफेस, और आपकी जो भी अनडिलीवरेबल मेल होती है, ठीक है, ऐसी मेल जिसका वितरण ना हो पाए उसको नॉर्मली रिटर्न जब किया जाता है तो बाय सरफेस किया जाता है, अनलेस सेंडर रिक्वेस्ट फॉर देयर रिटर्न बाय एयर, जब तक कि प्रेषक उनकी एयर के लिए, ठीक है, उनके बाय एयर ट्रांसमिशन के लिए या रीडायरेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालता है कि उनका जो आर्टिकल है अगर डिलीवर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उसको बाय एयर उसको रिटर्न किया जाए, तब तक सेंडर नहीं बोलेगा तब तक नहीं किया जाएगा, नॉर्मली उसको क्या किया जाएगा, सरफेस के द्वारा उसको रिटर्न किया जाएगा। एयर सरचार्जेस कंबाइंड चार्जेस रिकवर फ्रॉम सेंडर एट टाइम ऑफ रीडिलीवरिंग आर्टिकल, और जो भी एयर सरचार्जेस बनते हैं, कंबाइंड चार्जेस बनते हैं, वो प्रेषक से उसको जब वापस डिलीवर किया जाएगा, आर्टिकल सेंडर को दिया जाएगा, तब उससे वो सारे रिकवर कर लिए जाएंगे। कोरेस्पोंडेंस ओरिजिनली पोस्टेड इन इंडिया एंड रिटर्न विल बी ट्रीटेड ऑन डिलीवरी एज फॉलो,
अब यहाँ पे बोला गया कि कोरस्पोंडेंस जो भी पत्राचार है उसको ओरिजिनली कहाँ से पोस्ट किया है, इंडिया से पोस्ट किया है, और रिटर्न कैसे उसकी ट्रीट किया गया, इनके वो वापिस अगर आ जाता है सेंडर को देने के लिए तो कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा। इफ ऑर्डिनरली प्रीपेड टू इट्स फर्स्ट एड्रेसी, अगर इसको पहले एड्रेसी के लिए यानी प्राप्तकर्ता के लिए, मान लीजिए आपने भारत से इसको भेजा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया से वो आर्टिकल वापिस आ जाता है। अब यहाँ से आपने भारत से जब इसको भेजा था तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी इसका प्राप्त करता था आपने उसके लिए इसको पूरा प्रीपेड करके भेजा था, पूरे चार्जेस आपने दिए थे, तो डिलीवर्ड फ्री ऑफ चार्ज। तो इसको जब वापिस जो आ जाएगा यहाँ पे, तो इंडिया में वापिस जब आएगा तो सेंडर को जब दिया जाएगा तो फ्री ऑफ चार्जेस दिया जाएगा, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ओरिजिनली अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड टू फर्स्ट एड्रेसी, लेकिन भारत से आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा लेकिन चार्जेस आपने पूरे नहीं दिए हैं, आधा अधूरा भुगतान करके उसको भेज दिया या बिल्कुल भी उसके ऊपर चार्जेस जो है वो नहीं दिए हैं। चार्ज इफ come direct from first destination place to its new destination in India as unpaid or insufficiently, तो इसके ऊपर चार्जेस जो वो आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले के लिए नहीं दिए हैं, पहले एड्रेसी के लिए आपने इसको अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड भेजा था, तो आपसे ये वाले चार्जेस जो है वो लिए जाएंगे नए डेस्टिनेशन के लिए। उसके बाद है इंश्योर्ड लेटर्स की अगर बात करें, नोट डिलीवर्ड सेंट बैक एज सून एज पॉसिबल, क्लोज नंबर 18। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपके जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स है, बीमित आपके अगर पत्र हैं, अगर वो डिलीवर नहीं हो पाते हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके वापिस उनको भेज दिया जाएगा। उसके बाद अनडिलीवरेबल आइटम्स ऑफ इंटरनल सर्विस, अगर आपके इंटरनल सर्विस की अनडिलीवरेबल आइटम्स हैं जिनका वितरण ना हो पाया हो, तो यहाँ पे बोला गया शैल बी रीडायरेक्टेड फॉर रिटर्न टू सेंडर ओनली इफ सेटिस्फाई कंडीशंस फॉर फर्दर कन्वेयंस। तो उनको बोला गया है कि रिटर्न तभी किया जाएगा प्रेषक को जब वो फर्दर कन्वेयंस के लिए यानी कि आगे वाले ट्रांसमिशन के लिए जो भी कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करती है तभी उनको रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद है आपके ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, सरकारी डाक वस्तुएं जो होती हैं, सेम रूल्स एज फॉर प्राइवेट कोरस्पोंडेंस। तो इनके लिए सेम वही रूल अप्लाई हो जाते हैं जो प्राइवेट गैर सरकारी पत्राचार के लिए होते हैं। टैक्सिंग ऑफ पोस्टेज ऑन अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड मेल्स, सेम रेट्स एज फॉर प्राइवेट। तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी अनपेड या फिर इनसफिशिएंटली पेड मेल्स होंगी उनके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस लगाए जाएंगे वो कैसे लगाए जाएंगे, जैसे आपके प्राइवेट आर्टिकल्स के ऊपर लगाए जाते हैं। सर्विस स्टैंप्स कैन बी यूज्ड फॉर प्री पेइंग आउटवर्ड ऑफिशियल फॉरेन मेल। तो अगर आपकी आउटवर्ड यानी कि इंडिया से अगर किसी विदेशी कंट्री के लिए आप भेज रहे हैं यानी कि आउटवर्ड के लिए उसको भेज रहे हैं, तो उसके लिए आप सर्विस स्टैंप्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो चार्जेस आपने देने हैं वो कैसे दिए जा सकते हैं, सर्विस स्टैंप्स के रूप में दे सकते हैं। लेकिन इनवर्ड फॉरेन मेल एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैन नॉट बी पेड बाय मींस ऑफ सर्विस स्टैंप्स। लेकिन जो फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए आती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जिसका वितरण किया जाना हो, ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर सर्विस स्टैंप्स का यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए अगर कोई चार्जेस आपने देने हैं तो वो सर्विस स्टैंप्स के रूप में नहीं दिए जा सकते हैं। पोस्टेज मार्क्ड ड्यू ऑन सच आर्टिकल्स, अगर ऐसे आर्टिकल्स के ऊपर जो भी पोस्टेज मार्क्ड होंगे, ठीक है, जो भी ड्यू चार्जेस होंगे, इनिशियल्ड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो डाक घर के अधिकृत ऑफिसर के द्वारा उनके ऊपर साइन किए जाएंगे, इनिशियल अपने वो करेगा। उसके बाद है कोरस्पोंडेंस फॉर पर्सनल ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भारतीय सेनाओं के कार्मिकों के लिए पत्र। शुड बी एड्रेस्ड टू, तो उन्हें कहां को संबोधित करना चाहिए, इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस। तो ये हमने पहले भी किया था, जैसे आपके इंग्लैंड के लिए सेम वैसे ही आपके अगर फॉरेन कंट्रीज में या फिर इंडिया की लिमिट से परे आर्म्ड फोर्सेस में जो भी आपके भारतीय सेनाओं के कार्मिक काम करते हैं, तो उनको जो आर्टिकल संबोधित किए जाएंगे वो कैसे किए जाएंगे, इंडियन आर्मी पोस्ट ऑफिस 56 एपीओ के पते पर या फिर फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर उनको भेजा जाएगा। शुड बी प्रीपेड एट इनलैंड रेट्स, और इनके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, आपको प्रीपे करने होंगे, उनका पूरा भुगतान आपको करना होगा, और कैसे, इनलैंड रेट्स के तरह, ठीक है, जैसे इनलैंड चार्जेस आपके लगेंगे सेम वही रेट्स इनके ऊपर लगा के इनको भेजा जाएगा। ट्रीटेड एज इनलैंड आर्टिकल्स फॉर ऑल पर्पजेज, ठीक है, जितने भी उद्देश्य हैं, चाहे उनको पोस्ट करने के हैं, चार्जेस लगाने के उद्देश्य से हैं, इनको भेजना है, कैसे भी है, तो इनको इनलैंड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। दे आर नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम पोस्टल चार्जेस, और इनमें पोस्टल चार्जेस में कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद है कस्टम डिक्लेरेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज कनेक्टेड विद आउटवर्ड मेल्स, जावक डाक वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क घोषणाएं और औपचारिकताएं, यानी कि जावक डाक वस्तुएं मतलब कि इंडिया से जिनको पोस्ट किया है किसी फॉरेन कंट्री के लिए।
लेटर पोस्ट आर्टिकल्स कंटेनिंग ड्यूटेबल गुड्स एंड स्मॉल पैकेट्स। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसमें कोई भी ऐसी ड्यूटेबल गुड्स है, यानी कि जिसके ऊपर क्या है आपको कस्टम डिक्लेरेशन देनी है, या फिर स्मॉल पैकेट्स हैं, शुड बी अकम्पनीड बाई कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। तो अगर ड्यूटेबल गुड्स वाली आप आइटम भेज रहे हैं तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म आपको साथ में लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स जो है आपके ये दो प्रकार के हैं, एक है आपका ग्रीन कस्टम लेवल और दूसरा है आपका डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपका जो ग्रीन कस्टम लेवल होता है ये कौन सा होता है आपका C1, और अब डिटेल्ड कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपका है ये C2 और CP3 होते हैं। तो यहाँ पे C1 लेवल की अगर बात करें, जो ग्रीन कस्टम लेवल है, एडहिजिव लेवल शैल बी अफिक्स्ड ऑन एड्रेस साइड। तो ये आपका एडहिजिव लेवल होता है, यानी कि जो चिपक जाता है, ठीक है, आपके एक चिपकने वाले जैसे स्टिकर्स वगैरह होते हैं वैसा ये लेवल होता है जिसको एड्रेस साइड के ऊपर चिपकाया जाता है एट टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और इसको बाएं हाथ के ऊपरी कोने में इसको चिपकाया जाता है बीनीथ सेंडर्स नेम प्लस एड्रेस। तो जो भी प्रेषक का नाम और पता है, ठीक है, वो हमने कहाँ पे किया था कि टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर उसको लिखा जाएगा। तो ये वाला जो लेबल चिपकाया जाएगा ये कहाँ पे चिपकाया जाएगा, सेंडर के नाम और पते के नीचे। फॉर आर्टिकल्स वैल्यू लेस देन 3400 रुपीज। तो यहाँ पे जो भी आपके आर्टिकल्स हैं जिनकी वैल्यू जो है 3400 रुपीज से नीचे है उनके लिए C1 लेवल का आप यूज करेंगे। पेस्टेड ऑन आर्टिकल के ऊपर इसको चिपका देंगे। और दूसरा आता है आपका C2 या फिर CP3 लेवल जो है ये वाले लेवल। फॉर आर्टिकल्स वैल्यू मोर देन 3400 रुपीज। तो अगर कोई भी आपका आर्टिकल है जिसकी वैल्यू 3400 रुपए से अधिक है, फॉर ऑल इंश्योर्ड लेटर्स, या फिर आपके जितने भी बीमित पत्र हैं पेस्टेड सिक्योरली अटैच टू आर्टिकल। तो आपका ये वाला जो C2 या CP3 आपका लेबल है इसको आर्टिकल के साथ सुरक्षित रूप से आपको चिपका देना है। इन केस VP आर्टिकल्स कंटेनिंग, अगर आपके VP आर्टिकल्स हैं जिसमें आप ज्वेलरी वगैरह भेज रहे हैं, सोना या फिर करेंसी नोट्स भेज रहे हैं, फॉर विच इंश्योरेंस इज कंपलसरी। तो जो भी आर्टिकल है जिनके लिए इंश्योरेंस जो है कंपलसरी है, जरूरी है। डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म एनक्लोज इनसाइड द आर्टिकल। तो आपका डिटेल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है आपका C2 CP3, ये वाला फॉर्म जो है आपको एनक्लोज इनसाइड दी आर्टिकल। तो ये आर्टिकल के अंदर आपको डाल देना है। C1 ग्रीन लेवल की जो बात करेंगे हम, जो ठीक है हमारा C1 जो लेवल है ग्रीन लेवल जिसको कहा जाएगा, पेस्टेड आउटसाइड आर्टिकल विद वर्ड्स। तो उसको आर्टिकल के बाहर चिपकाना है और उसके ऊपर क्या वर्ड्स होंगे, कस्टम मे बी ओपनड ऑफिशियली, ये वाले वर्ड के साथ आप उसको बाहर चिपका देना है आर्टिकल के बाहर। इन केस इंश्योर्ड बॉक्सेस, अगर इंश्योर्ड बॉक्सेस हैं टॉप पार्ट ऑफ C1 फोरम लेवल, तो यहाँ पे आपका जो C1 वाला लेवल है, ठीक है, ऑलवेज अफिक्स टू आर्टिकल, तो उसको हमेशा आर्टिकल के साथ आपको चिपकाना है। और आपका जो C2 और CP3 फोरम है केप्ट इनसाइड आर्टिकल और अटैच्ड टू इट, इसको हमेशा आपको आर्टिकल के अंदर डालना है या फिर आर्टिकल के साथ आप इसको चिपका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद है फॉर्मेट एंड डायमेंशंस। तो अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो उसकी बाह्य आकृति कैसी होनी चाहिए और उसकी डायमेंशन जो है यानी कि लेंथ ब्रेथ किस तरह से उसकी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम की यहाँ पे बात करें, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, लेंथ प्लस विड्थ प्लस डेप्थ की अगर बात करें, नोट एक्सीड 900 मिलीमीटर। तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई की अगर बात करें, इन तीनों का जो सम है वो 900 मिलीमीटर से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। सबसे बड़े आयाम की बात करें, ग्रेटेस्ट डायमेंशन की अगर बात करें, नोट मोर देन 600 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये 600 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें +-2 की टॉलरेंस हो सकती है, यानी कि +-2 आपका मिलीमीटर कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा फर्क आपका नहीं होना चाहिए। अगर रोल फॉर्म में है, ठीक है, आपका लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर, तो लंबाई प्लस आपके व्यास का, ठीक है, आपके लेटर के व्यास का दोगुना, नोट एक्सीड 1040 मिलीमीटर, 1040 मिलीमीटर से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन की अगर बात करें, नोट एक्सीड 900 मिलीमीटर, तो ये 900 मिलीमीटर से सबसे बड़ा आयाम जो है वो नहीं होना चाहिए रोल फॉर्म में अगर इसकी बात करें। और मिनिमम की अगर बात करें, कम से कम की अगर बात करें, सरफेस मेजरिंग नोट लेस देन, यानी कि उस आर्टिकल का जो भी सरफेस मेजरिंग है वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 90 इंटू 140 मिलीमीटर, यानी कि लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो यहाँ पे आपकी लंबाई जो 140 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और चौड़ाई जो है 90 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और +-2 की यहाँ पे टॉलरेंस है, इतना कम या ज्यादा हो तो चल जाएगा। और अगर ये रोल फॉर्म में है, लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर, नोट लेस देन 170 मिलीमीटर, तो लंबाई प्लस डायमीटर का दोगुना आपका 170 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ग्रेटेस्ट डायमेंशन की अगर बात करें, नोट लेस देन 100 मिलीमीटर, तो जो सबसे बड़ा आयाम है वो 100 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए।
उसके बाद है रिकमेंडेड दैट, रिकमेंड किया जाता है, आपको ये सलाह दी जाती है कि डायमेंशंस ऑफ लेटर शुड बिलो, आपका किसी भी कोई भी लेटर है उसकी डायमेंशन जो है वो 120 मिलीमीटर बाई 235 मिलीमीटर से कम हो। थिकनेस जो है वो 5 मिलीमीटर से ज्यादा, यहां से 5 मिलीमीटर से कम हो, ठीक है, लेस देन 5 मिलीमीटर। उसके बाद है हमारे पास रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, उसके बाद है हमारे पास कि जो लेंथ और ब्रेथ की रेशो है, ठीक है, मोर देन √2, तो ये √2 क्या होता है आपका 1.44 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास लेटर्स ट्रीटेड इन मैनी कंट्रीज एज स्टैंडर्ड एनवल्पिस, बहुत सारे देशों में आपके जो पत्र होते हैं इनको स्टैंडर्ड एनवल्प की तरह माना जाता है और इनको ऑटोमेटिक मशीन्स में प्रोसेस किया जाता है, इसलिए आपसे ये सारी चीजें जो है रिकमेंड की जाती हैं कि आप इस तरह से बना के भेजें ताकि वो ऑटोमेटिक मशीन से भी उनकी छंटाई वगैरह करनी है तो उसको आसानी से कर सकें। एनवल्प मस्ट बी रेक्टेंगुलर, और आपका जो लिफाफा है वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए यानी कि आयताकार होना चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम वेट की अगर बात करें, अधिकतम वजन कितना हो सकता है किसी भी लेटर का, लेटर शुड नॉट एक्सीड 2 किलोग्राम इन वेट, तो आपका जो पत्र है उसका भार जो है 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, तो शर्तों का उल्लंघन, ये सारी जो भी कंडीशंस हमने पढ़ी, शर्तें हमने पढ़ी, अगर इनका उल्लंघन किया जाता है, लाइबल टू रिटर्न टू सेंडर, तो ऐसे आर्टिकल को सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। रिकवर एनी ड्यू चार्जेस फ्रॉम हिम, और इसके ऊपर कोई भी ड्यू चार्जेस अगर होते हैं तो उनको रिकवर किया जाएगा, आपके सेंडर से, प्रेषक से लिए जाएंगे। डिपेंड ऑन इंटरनल लेजिस्लेशन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन में डिलीवर, तो यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री की बात है। अब इंडिया में अगर ऐसे आर्टिकल आते हैं तो उनको डिलीवर नहीं किया जाएगा, लेकिन दूसरी कंट्री के अपने नियम है, वो चाहे तो उनको डिलीवर कर सकते हैं, वो उनके अपने कानून के हिसाब से होगा। ब्रीच रिलेट टू एक्सीडिंग मैक्सिमम वेट, अगर आपकी जो शर्त है कि आपका जो मैक्सिमम वेट है आर्टिकल का वो 2 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, परमिटेड चार्ज ऑन बेस ऑफ एक्चुअल वेट कलेक्टेड, तो यहाँ पे देखिए जो चार्जेस है ये परमिशन है कि अगर ज्यादा होता है तो कोई बात नहीं, तो एक्चुअल जो वेट है लेटर का वो देखा जाएगा, उसके हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास पोस्टेज, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स, अगर आपका कोई पत्र है जिसके ऊपर बिना भुगतान के जिसको भेजा गया है या फिर आधे अधूरे भुगतान करके जिसको भेजा गया हो। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स ऑफ सरफेस मेल, तो अगर वो सरफेस मेल के आर्टिकल्स है आपके अनपेड या फिर इनसफिशिएंटली है, फॉरवर्डेड टू देयर डेस्टिनेशन, तो उनके डेस्टिनेशन की ओर उनको भेज दिया जाएगा, गंतव्य की ओर उनको भेज दिया जाएगा। टेक्स्ट विद डेफिशिएंसी, और जो भी कमी होगी वो उनसे ली जाएगी, ठीक है, एड्रेसी से ली जाएगी, तो यहाँ पे जो भी कमी होगी वो इसके ऊपर ली जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट जो होगा उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कि कितने चार्जेस आपने लेने हैं। अमाउंट टैक्स्ड मल्टीप्लाई बाई रेशो बिटवीन, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया जाएगा, अमाउंट टैक्स यानी कि जो भी अमाउंट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, रेशो से, और रेशो किसकी होगी, रेट ऑफ फॉरेन लेटर इन फर्स्ट बेट स्टेप इन डेस्टिनेशन कंट्री, तो डेस्टिनेशन कंट्री में गंतव्य के देश में जो फर्स्ट बेट स्टेप में फॉरेन लेटर का जो भी रेट होगा उसको और किसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, आपका किसकी रेशो देखी जाएगी साथ में, रेट ऑफ फॉरेन लेटर ऑफ फर्स्ट बेट स्टेप इन इंडिया, भारत में फर्स्ट बेट स्टेप में जो भी फॉरेन लेटर है उसका क्या रेट है, इन दोनों की रेशो देखी जाएगी और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, जो भी डेफिशिएंसी होगी, प्लस एडेड हैंडलिंग चार्जेस ऑफ 2.50 रुपीज, उसके साथ 2.5 रुपए आपके हैंडलिंग चार्जेस के भी लगाए जाएंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा जो भी अमाउंट आपका रहेगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स शुड बी फिल्ड बाय सेंडर, तो जो भी कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म होंगे इनको प्रेषक के द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद है हमारे पास एक्यूरेट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, सो इसमें आपकी बिल्कुल सही और डिटेल में जो भी डिस्क्रिप्शन है कंटेंट की कि क्या आप सामग्री भेज रहे हैं वो बिल्कुल सेंडर के द्वारा बताई जाएगी। अब आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन नंबर 3 में हम सबसे पहले देखेंगे कंडीशंस रिलेटिंग टू वेरियस क्लासेस ऑफ लेटर पोस्ट आइटम। तो हमने क्या किया था कि लेटर्स और आपके क्या होते हैं, एक पार्सल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर्स की बात की गई है सेक्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे पत्र डाक वस्तुओं से संबंधित शर्तें, जो भी आप लेटर पोस्ट भेजते हैं उनके संबंधित जो भी कंडीशंस हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेटर की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या है, नो स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू नेचर ऑफ लेटर।
तो आपका जो पत्र है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, किस प्रकृति का वो होना चाहिए, कोई इसके लिए स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट सेक्शन एक्स। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन नंबर 10 है, ठीक है, वहां पे हमारे पास जो जनरल प्रोहिबिशंस हम करेंगे, सामान्य निषेध जो करेंगे उनको छोड़कर बाकी इसमें कोई भी स्पेशल आपकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होती है। एंड फॉलोइंग एनी अदर लेटर नोट और डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे बोला गया कि पत्र के साथ कोई आप उसके साथ कोई एक्स्ट्रा और लेटर या फिर नोट या फिर कोई और डॉक्यूमेंट उसके साथ हैविंग कैरेक्टर ऑफ करंट एंड पर्सनल कोरिस्पोंडेंस, तो ऐसा कोई भी लेटर नोट या फिर डॉक्यूमेंट जिसमें कोई भी करंट या फिर उसमें पर्सनल कोई भी कोरिस्पोंडेंस है, निजी कोई भी पत्राचार है, फॉर पर्सन अदर देन सेंडर, तो यहाँ पे बोला गया है कि सेंडर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या फिर फैमिली मेंबर्स के लिए है, बोनाफाइड गेस्ट वगैरह के लिए, इन सब के अलावा किसी और के लिए है, ठीक है। आउटवर्ड आर्टिकल्स इनफ्रिंगिंग दिस कंडीशन, अगर आउटवर्ड आर्टिकल्स है आपका ये सारी कंडीशंस को इनफ्रिंग करता है, ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए एक लेटर आप भेज रहे हैं, उसके अंदर आप एक और डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं जिसमें तीसरे किसी व्यक्ति के लिए आपने और कोई भी पत्राचार भेज दिया, पर्सनल कम्युनिकेशन भेज दिया, यानी कि आप एक ही लेटर से दो दो काम कर रहे हैं, दो दो एड्रेसेस को आप आर्टिकल भेज रहे हैं, दो दो एड्रेस को आप उसमें पत्राचार भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, नोट फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन, तो उसको गंतव्य को नहीं भेजा जाएगा, ऐसा आर्टिकल आपकी डेस्टिनेशन कंट्री को नहीं जाएगा। रिटर्न टू सेंडर, उसे सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। ईच सच डॉक्यूमेंट ट्रीटेड एज अनपेड लेटर, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट उसके अंदर निकलेंगे जो भी आपने किसी तीसरे व्यक्ति को भेजे उनको कैसा माना जाएगा, अनपेड लेटर की तरह माना जाएगा, ऐसे पत्र की तरह माना जाएगा जिसके ऊपर चार्जेस ना दिए गए हों। चार्ज डबल दी पोस्टेज एट इनलैंड रेट्स, और उसके ऊपर डबल पोस्टेज चार्जेस लगाए जाएंगे इनलैंड रेट्स के हिसाब से। उसके बाद है इनलैंड आर्टिकल्स इनफ्रिंगिंग दिस कंडीशंस, और अगर इनवर्ड आर्टिकल्स हैं यानी कि फॉरेन कंट्री से इंडिया में डिलीवर होने के लिए आए हैं कोई पत्र, लेकिन उसमें ये सारी कंडीशंस का उल्लंघन होता है, ठीक है, उसमें मान लीजिए दो दो पत्राचार भेज रहे हैं, एक एड्रेसी के लिए दूसरा किसी और के लिए, तो ऐसे किसी भी आर्टिकल के साथ क्या किया जाएगा, डबल दी पोस्टेज एट इंटरनेशनल रेट्स विल बी चार्ज, तो यहाँ पे भी डबल चार्जेस लिए जाएंगे, लेकिन किस हिसाब से, आपके इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से इनके दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ऑन ईच इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इन पार्टिकुलर एनवलप, तो किसी भी एक एनवलप में जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल रेट के हिसाब से डबल पोस्टेज चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग। इनलैंड लेटर कार्ड नोट यूज्ड फॉर एड्रेसिंग कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज, तो आपके जो इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं इनको फॉरेन कंट्रीज को अगर आप पत्राचार भेजना चाहते हैं तब आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं, सिवाय आप भूटान, बांग्लादेश और नेपाल इन तीनों देशों के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी और फॉरेन कंट्री के लिए आप इनका यूज नहीं करेंगे। सच आर्टिकल पोस्टेड, अगर ऐसे आर्टिकल को पोस्ट किया जाता है यानी कि आपने इनलैंड लेटर कार्ड को किसी और फॉरेन कंट्री के लिए भेज दिया, ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर, तो उसको उस पत्र की तरह माना जाएगा जिसका आधा अधूरा भुगतान आपने किया और उसी तरह से उसके साथ डील किया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास पोस्ट कार्ड्स। डिस्क्रिप्शन, पोस्ट ऑफिस इश्यूज एयरमेल पोस्ट कार्ड्स फॉर ट्रांसमिशन टू फॉरेन कंट्रीज, तो यहाँ पे बोला गया कि पोस्ट ऑफिस क्या करता है, आपके एयरमेल पोस्ट कार्ड्स को इशू करता है ताकि आप फॉरेन कंट्रीज को ट्रांसमिट उनको कर सकें। फॉर ट्रांसमिशन बाय सरफेस आइदर, ठीक है, तो यहाँ पे एयरमेल पोस्ट कार्ड जो होते हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, सरफेस के थ्रू भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनलैंड पोस्ट कार्ड्स विद एडिजिव स्टैम्प्स, आपके जो इनलैंड पोस्ट कार्ड है उनके ऊपर आप स्टैम्प्स लगा के उनको इनलैंड पोस्ट सरफेस रूट से भी भेज सकते हैं। और प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड जो होते हैं यानी कि जो निजी तौर पर तैयार किए हुए पोस्ट कार्ड्स होते हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं। एंड आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय एयर, और उनको आप ट्रांसमिशन एयर के द्वारा भी ट्रांसमिशन करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं जो आपके प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड होते हैं। प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड शुड बी रेक्टेंगुलर, आपके जो निजी तौर पर निर्मित पोस्ट कार्ड होते हैं ये रेक्टेंगुलर आपके होने चाहिए। मटेरियल सिमिलर टू पोस्ट कार्ड इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, तो ऐसे जैसे आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किए जाएंगे पोस्ट कार्ड सिमिलर उसी मटेरियल के होने चाहिए। थिनर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन लेटर, और पत्र से अधिक ये थिन होने चाहिए, पतले होने चाहिए और इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। नोट हैविंग प्रोजेक्टिंग एंड रेज्ड लीफ पार्ट्स, हेडिंग पोस्ट कार्ड शोन ऑन फ्रंट, एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड के ऊपर आपने जिस साइड पता लिखा हुआ है उस साइड के ऊपर क्या हेडिंग होना चाहिए, पोस्ट कार्ड लिखा होना चाहिए। दिस हेडिंग नॉट ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड, लेकिन ये वाला हेडिंग जो है पोस्ट कार्ड ये आपके जो पिक्चर पोस्ट कार्ड्स होते हैं उनमें ऑब्लिगेटरी नहीं है, उनमें जरूरी नहीं है, बाकी सभी में आप ये वाला हेडिंग लिखेंगे। रिप्लाई पोस्ट कार्ड सर्विस की अगर बात करें, जवाबी पोस्ट कार्ड की अगर बात करें, नॉट अवेलेबल टू फॉरेन कंट्रीज, तो ये विदेशों के लिए उपलब्ध नहीं है सिवाय आपके भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के लिए। इन तीनों के सिवाय आप कहीं के लिए भी रिप्लाई पोस्ट कार्ड नहीं भेज सकते हैं।
उसके बाद है डायमेंशंस की अगर बात करें, आपके पोस्ट कार्ड के जो आयाम है वो किस तरह से होने चाहिए। प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड शुड कंफर्म दी फॉलोइंग डायमेंशंस। जो आपके निजी निर्मित वाले पोस्ट कार्ड होते हैं वो ये सारी डायमेंशंस को फॉलो करने चाहिए। मैक्सिमम की अगर बात करें 105 इंटू 148 मिलीमीटर से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए, और मिनिमम आपका 90 इंटू 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और लेंथ की अगर बात करें एटलीस्ट इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई बाई √2। और अगर आपकी लंबाई की उसकी बात करें पोस्ट कार्ड की, तो वो कम से कम बराबर होनी चाहिए किसके, चौड़ाई गुना √2, इसके बराबर ये होनी चाहिए। अदर कंडीशंस की अगर बात करें, पोस्ट कार्ड शुड नॉट बी फोल्डेड कट और अल्टर्ड। तो पोस्ट कार्ड जो है आपका ना ही उसको फोल्ड करना है, कट भी नहीं होना चाहिए और अल्टर भी नहीं होना चाहिए, और इसको अनएनक्लोज्ड यानी कि किसी भी एनवल्प के अंदर आप डाल के नहीं भेजेंगे, इसको खुला आपको भेजना है। उसके बाद है राइट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट, यानी कि आपका जिस साइड के ऊपर एड्रेस लिखा है वो किसके लिए रिवर्स आपका रिजर्व रहेगा, किसके लिए आरक्षित होगा, जो राइट हैंड हाफ होगा, आपका दाएं हाथ का आधा हिस्सा जो होगा वो किसके लिए रहेगा, किसके लिए रिजर्व होगा। एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के एड्रेस के लिए। उसके बाद पोस्टेज स्टैंप चिपकाने के लिए, या फिर फ्रैंकिंग इंप्रेशन आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, ऑफिशियल इंडिकेशन कोई आप देना चाहते हैं, या फिर साथ में कोई लेवल्स है, चाहे रजिस्टर्ड लेवल है, एडवाइस ऑफ डिलीवरी, तो इन सब चीजों के लिए ये रिजर्व रहेगा आपका राइट हैंड हाफ, जो भी फ्रंट साइड वाला होगा यानी कि एड्रेस साइड वाला होगा। उसके बाद है बैक प्लस लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि फ्रंट की अगर बात करें तो आपका लेफ्ट हैंड हाफ बच जाता है राइट हैंड हाफ पे, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। और पीछे वाली साइड जो होगी फॉर सेंडर टू रिटर्न हिज कम्युनिकेशन, तो वो प्रेषक के लिए होगा जिसमें वो अपना पत्राचार जो है या फिर जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उसका संचार है वो लिख सकता है। उसके बाद है अलोड, तो आप पोस्ट कार्ड के साथ क्या क्या अलो है, आप इलुस्ट्रेशन, स्टैम्प्स, लेवल्स, एड्रेस स्लिप। उसके बाद है आपके थिन सब्सटेंसेस, तो ये सारी चीजें अलो है, आप पोस्ट कार्ड के साथ इनको चिपका सकते हैं। मे बी अफिक्स्ड टू पोस्ट कार्ड, तो इन सभी को पोस्ट कार्ड के साथ अफिक्स किया जा सकता है। नोट अल्टर नेचर ऑफ पोस्ट कार्ड, इससे पोस्ट कार्ड का जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि पोस्ट कार्ड का वो कुछ और ना बन जाए। अडेयर कंप्लीटली टू कार्ड, और ये सारी चीजें जो बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए आपके कार्ड के साथ। अफिक्स ओनली टू बैक और टू लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ फ्रंट साइड, तो ये वाली चीजें आप जो चिपकाएंगे ये आप या तो बैक के ऊपर चिपकाएंगे या फिर लेफ्ट हैंड हाफ के ऊपर, ये सारी चीजें जो है वो चिपकाई जाएंगी। उसके बाद है नॉन पोस्टेज स्टैंप्स है, अगर यानी कि ऐसी स्टैंप्स है जो पोस्टेज के लिए जिनका यूज डाक भार का भुगतान करने के लिए नहीं कर सकते हैं, ओनली परमिटेड ऑन बैक ऑफ कार्ड, तो वो सिर्फ आप कार्ड के पिछली साइड चिपका सकते हैं। उसके बाद है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, तो ये सारी शर्तें जो है अगर इनका उल्लंघन होता है, पोस्ट कार्ड नोट फॉलोइंग कंडीशंस ट्रीटेड एज लेटर, तो उसको लेटर की तरह, पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो भी लेटर के तरह आपसे लिए जाएंगे, यानी कि जो आपके लेटर के ऊपर चार्जेस लगेंगे वो इसके ऊपर आपसे लिए जाएंगे। इफ पोस्टेज स्टैम्प्स आर फिक्स्ड ऑन बैक ऑफ पोस्ट कार्ड, अगर आपने डाक टिकट जो है वो पोस्ट कार्ड की बैक साइड के ऊपर चिपका दिए हैं, ट्रीटेड एज अनपेड एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंगली, तो इसको अनपेड माना जाएगा और उसी हिसाब से इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लिए जाएंगे। उसके बाद है पोस्टेज अनपेड इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड, तो सेम एज क्लोज नंबर 28, तो हमने 28 में अभी किया था, पोस्टेज अनपेड है, इनसफिशिएंटली पेड है, तो किस तरह से उसके ऊपर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। फॉरबिडन टू ज्वाइन और अटैच, आपको मना किया जाता है कि आप किसी भी पोस्ट कार्ड के साथ क्या चीजें अटैच नहीं कर सकते हैं, उसके साथ क्या चीजें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, जैसे सैंपल ऑफ मर्चेंडाइज, सामान के कोई भी सैंपल नहीं होने चाहिए। उसके बाद एम्बेलिश दैम विद क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी, कपड़े की कढ़ाई के साथ आप उसको संवार नहीं सकते हैं। स्पेंगल ऑफ और सिमिलर मटेरियल, चमकती हुई वस्तु का टुकड़ा आप उसके साथ नहीं रख सकते हैं। विच आर नॉट रेक्टेंगुलर, या फिर उसके साथ ही रेक्टेंगुलर ना हो, ठीक है, ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको मना की जाती हैं, ऐसा नहीं आप करेंगे। सेंट इन क्लोज एनवलपीज, या फिर आप उसको बंद लिफाफे में बंद करके भेज देते हैं, तो प्री पेड एट लेटर रेट, तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो कैसे लगेंगे, लेटर रेट वाले लगेंगे, ना कि पोस्ट कार्ड वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी पोस्ट कार्ड के साथ ये सारी चीजें नहीं चिपकानी है, ना ही उसको एनवल्प के अंदर आप क्लोज करके भेजेंगे, और आपका अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तब भी आपका उसको पोस्ट कार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपका पोस्ट कार्ड जो वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे प्रिंटेड पेपर्स। अब जो प्रिंटेड पेपर्स हैं ये क्या चीज है, आपकी फॉरेन पोस्ट में जो प्रिंटेड पेपर्स हैं, आपके इनलैंड पोस्ट में जो बुक पैकेट है, दोनों ही कोरस्पोंड्स हैं, यानी कि दोनों ही एक समान है। इनलैंड पोस्ट में आपके बुक पैकेट है, वैसे ही सेम फॉरेन पोस्ट में इसका कौन सा भाई है, प्रिंटेड पेपर है। देर आर 4 कैटेगरीज इन इनलैंड पोस्ट, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे पास बुक पैकेट है
अगर इनलैंड पोस्ट की बात करें, भारतीय डाक की बात करें तो 4 कैटेगरीज इसकी हैं, लेकिन हम फॉरेन पोस्ट में बात करें तो आपके जो प्रिंटेड पेपर्स हैं इनकी सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, एक ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर्स और दूसरे हैं आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कोरस्पोंडेंस है, यानी आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जैसे आपके इनलैंड पोस्ट में बुक पैकेट है वैसे ही इसका कोरस्पोंडेंस फॉरेन पोस्ट में कौन सा है, तो प्रिंटेड पेपर्स की आपके पास 2 कैटेगरीज हैं, ऑर्डिनरी प्रिंटेड पेपर्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये 2 आ जाएंगी। आइटम्स नोट एडमिटेड इन इनलैंड पोस्ट एज बुक पैकेट, तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक पैकेट थे हमने जो इनलैंड पोस्ट में किए थे उसमें जो जो चीजें प्रोहिबिट थी, नोट एडमिटेड एज प्रिंटेड पेपर्स इन फॉरेन पोस्ट, तो सेम वही चीजें फॉरेन पोस्ट में हम प्रिंटेड पेपर्स के रूप में नहीं भेज सकते, यानी कि इनलैंड पोस्ट में जो बुक पैकेट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये चीजें आप उसमें नहीं भेज सकते, ऐसे नहीं भेज सकते, तो सेम आपकी फॉरेन पोस्ट में प्रिंटेड पेपर्स में वो सारी चीजें नहीं भेजी जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास रिप्रोडक्शन ऑन पेपर कार्डबोर्ड, कागज के गत्ते की प्रतिलिपि, आइडेंटिकल कॉपीज बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल और फोटोग्राफिक प्रोसेस, मुद्रित सामग्री की समान प्रतियां मे बी सेंट एज प्रिंटेड पेपर्स, तो इनको प्रिंटेड पेपर्स के रूप में भेजा जा सकता है। फॉलोइंग आर आल्सो एडमिटेड एट प्रिंटेड पेपर रेट्स, उसके बाद ये सारी चीजें अब हम नीचे जो करेंगे इनको भी प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर भेजा जा सकता है। लेटर्स पोस्ट कार्ड्स एक्सचेंज्ड बिटवीन पीपल्स ऑफ स्कूल, तो आपके ऐसे लेटर्स और पोस्ट कार्ड, ऐसे आपके पत्र और पोस्ट कार्ड जो स्कूल के छात्रों के बीच में आदान प्रदान होते हैं उनको प्रिंटेड पेपर्स के रेट के ऊपर भेजा जा सकता है। दीज आइटम्स सेंट थ्रू प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंसर्न, तो संबंधित स्कूल का जो भी प्रिंसिपल होगा वो इन चीजों को एक्सचेंज करेगा, उसके थ्रू ये भेजी जाएंगी। कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज सेंट बाय स्कूल टू देयर प्यूपिल्स, स्कूलों द्वारा छात्रों को भेजे जाने वाले पाठ्यक्रम पत्राचार, इनको भी प्रिंटेड पेपर रेट्स के ऊपर भेजा जा सकता है। उसके बाद है प्यूपिल्स एक्सरसाइजेज इन ओरिजिनल विद करेक्शंस, उसके बाद क्या है आपके जो छात्र हैं उनकी जो एक्सरसाइज है ओरिजिनल में उसको भेजा जा सकता है या फिर करेक्शंस के साथ भेजा जा सकता है, लेकिन बिना किसी यानी नोट विच डज नॉट रिलेट डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, तो यहाँ पे बोलेंगे इसमें कोई भी ऐसा नोट नहीं होना चाहिए जो उनकी वर्क की परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड हो, वो आप नहीं भेज सकते, इसके बिना ये होने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ वर्क्स ऑफ और फॉर न्यूज़पेपर, कार्यों और अखबार की पांडुलिपि आप भेज सकते हैं। म्यूजिकल स्कोर्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट, उसके बाद आप म्यूजिकल स्कोर्स भेज सकते हैं, लेकिन कैसे, पांडुलिपि में। उसके बाद है आपकी फोटो कॉपीज आप भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंप्रेशंस ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स, तो कंप्यूटर प्रिंटर जो होते हैं उनके द्वारा कोई भी इंप्रेशन जो है वो प्राप्त किया गया उसको भी प्रिंटेड पेपर्स के रेट के ऊपर भेज सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमने पॉइंट किए 6 5 4 3, तो इन सभी को आप प्रिंटेड पेपर्स रेट के ऊपर भेज सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटेड पेपर्स वेयर इन बोल्ड लेटर्स ऑन एड्रेस साइड एज पॉसिबल इन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, उसके बाद आपके जो प्रिंटेड पेपर्स हैं उनके ऊपर बोल्ड लेटर्स में क्या होना चाहिए, बड़े अक्षरों में क्या होना चाहिए, आपके कौन सी साइड, यहाँ पे एड्रेस साइड की बात की है, जिस साइड के ऊपर पता लिखा है टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी कि आपके बाएं हाथ के ऊपरी कोने में, बीनीथ द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, आपका प्रेषक का नाम और पता है उसके नीचे आपको बोल्ड लेटर्स में ये चीज लिखनी है, प्रिंटेड मैटर और प्रिंटेड मैटर एट रिड्यूस्ड रेट, तो ये आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए, ये वाली चीज लिखी होनी चाहिए। फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड एज प्रिंटेड पेपर रेट्स, तो ये सारी चीजें अब हम जो नीचे करेंगे इनको प्रिंटेड पेपर्स रेट के ऊपर नहीं भेज सकते हैं। पेपर्स ऑब्टेन्ड बाय टाइप राइटर, जो आपके टाइप राइटर होते हैं अगर उसके द्वारा टाइप करके कोई पेपर को तैयार किया गया हो। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय ट्रेसिंग हैंड राइटिंग और या फिर टाइप राइटिंग, उसके बाद ऐसी कॉपीज जिनको ट्रेसिंग करके हाथ से लिख के या फिर टाइप राइटिंग से आपको ऑब्टेन की गई हो। कॉपीज ऑब्टेन्ड बाय मीनिंग ऑफ स्टैम्प्स विद और विदाउट मूवेबल टाइप, उसके बाद ऐसी कॉपीज जिनको स्टैम्प के द्वारा ऑब्टेन किया गया हो उनको भी नहीं भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है आपकी डायरीज, डेस्क कैलेंडर्स सेंट एज कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज एक्सेप्टेड एट प्रिंटेड पेपर रेट्स, तो यहाँ पे बोला गया कि आपकी जो डायरीज है या डेस्क कैलेंडर्स है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, उनको प्रिंटेड पेपर्स के रेट के ऊपर भेजा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस है, आर्टिकल वेयर दी प्रिंटेड वर्ड्स, आर्टिकल के ऊपर क्या होने चाहिए, प्रिंटेड वर्ड होने चाहिए, ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कवर के ऊपर ये वर्ड आपका होना चाहिए। नेम ऑफ फर्म सेंडिंग सच आर्टिकल प्रिंटेड ऑन कवर, उसके बाद जो भी फर्म है उसका नाम होना चाहिए जो इसको भेज रही है। उसके बाद फिल्म एंड साउंड और वीडियो रिकॉर्डिंग, आप इसको नहीं भेज सकते हैं।
उसके बाद है आपके परचेज्ड पेपर टाइप्स, ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग कार्ड्स, उसके बाद वेयरिंग प्री फॉर्मेशंस, मार्क्स, साइंस। तो ये सारी चीजें आप प्रिंटेड पेपर्स रेट के ऊपर नहीं भेज सकते हैं। प्रिंटेड पेपर शुड नॉट बेयर, उसके बाद आपके प्रिंटेड पेपर के ऊपर और क्या नहीं होना चाहिए, एनी इंस्क्रिप्शन, कोई भी और एक्स्ट्रा इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ऑफ करंट एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद कोई भी करंट यानी कि आपके निजी संचार वाले या फिर करंट जो भी कम्युनिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट आपके नहीं होने चाहिए। एंड मस्ट नोट कंटेन, उसके साथ इसमें और क्या नहीं होना चाहिए, एनी पोस्टेज स्टैम्प्स, फॉर्म ऑफ प्री पेमेंट वेदर कैंसल्ड और नोट कैंसल्ड। तो उसके बाद बोला गया कि कोई भी पोस्टेज स्टैंप इसके ऊपर नहीं होने चाहिए और ना ही प्री पेमेंट के लिए कोई भी फॉर्म इसके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कैंसिल ही क्यों ना हो, चाहे वो बिना कैंसिल के क्यों ना हो। एनी पेपर रिप्रेजेंटिंग अ मॉनिटरी वैल्यू, उसके बाद कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जो किसी मॉनिटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। तो ये सारी चीजें आपके प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेवरल कॉपीज सेंट टुगेदर इन ए सिंगल आर्टिकल, और अगर आप सिंगल आर्टिकल में बहुत सारी कॉपीज भेज रहे हैं, नोट बेयर नेम प्लस एड्रेस ऑफ डिफरेंट सेंडर एंड एड्रेस। तो ऐसी स्थिति में यानी कि मान लीजिए आप बहुत सारी कॉपीज उसके अंदर तो भेज रहे हैं, लेकिन उसमें अगर नाम और एड्रेस भी आपने प्राप्तकर्ता का और प्रेषक का अलग अलग लिखा है, तब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो एक ही आपके सेंडर के द्वारा भेजे गए होने चाहिए और एक ही एड्रेसी के लिए, एक ही प्राप्तकर्ता के लिए होने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड इन्विटेशंस फॉर मैरिज एक्सेट्रा, आपके ऐसे पैकेट्स जिसमें क्या प्रिंटेड इन्विटेशंस हो, जैसे शादी वगैरह के लिए, ट्रीटेड एज प्रिंटेड पेपर्स, उनको प्रिंटेड पेपर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रिंटेड नोटिस फ्रॉम एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर के द्वारा प्रिंटेड नोटिस भेजे जाते हैं, किसको, कॉलिंग ऑन इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स टू पे अप एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस और सिमिलर नोटिस। तो इंडिविजुअल को भेजे जाते हैं जो कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का सब्सक्राइबर हो, कि सब्सक्रिप्शन के अगर उसने एरियर नहीं पे किए हैं तो उनको पे करने के लिए वो कॉल करता है उनको, या फिर इसी तरह के कोई और नोटिस होते हैं। विल बी ट्रीटेड एज लेटर, तो इनको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। और कब तक, अनलेस सच आर्टिकल्स आर हैंडेड एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, जब तक कि ऐसे आर्टिकल्स को पोस्ट ऑफिस काउंटर पर हैंड ओवर नहीं किया जाता है। एंड एट लीस्ट 20 आर्टिकल्स कंटेनिंग आइडेंटिकल कॉपीज, और 20 आर्टिकल्स में अगर आपकी आइडेंटिकल कॉपीज नहीं है तब तक उनको क्या किया जाएगा, लेटर माना जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉलो करते हैं, पोस्ट ऑफिस काउंटर पर देते हैं और 20 आर्टिकल्स आइडेंटिकल कॉपीज के साथ पोस्ट करते हैं, तब न्यूज़पेपर के एडिटर को वो प्रिंटेड पेपर्स के रेट्स के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद है परमिसिबल एडिशंस और अल्ट्रेशंस, स्वीकार्य परिवर्धन या फिर संशोधन, यानी कि कौन कौन सी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें चेंज कर सकते हैं। एडमिसिबल टू शो ऑन प्रिंटेड पेपर्स, प्रिंटेड पेपर्स के ऊपर आपको ये चीज शो करने की परमिशन है, क्या क्या, नेम प्लस एड्रेस ऑफ सेंडर एंड एड्रेसी विद और विदाउट स्टेटस, प्रोफेशन और स्टाइल। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो सेंडर है, प्रेषक है, और जो प्राप्त करता है उसका नाम और पता उसके स्टेटस के बिना, प्रोफेशन के बिना या स्टाइल के बिना या इसके साथ आप उसके ऊपर शो कर सकते हैं। डेट प्लस प्लेस ऑफ डिस्पैच आइटम, उसके बाद किस तारीख को या फिर किस जगह से उस आइटम को डिस्पैच किया, प्रेषित किया है, वो चीज दिखा सकते हैं। सीरियल रजिस्ट्रेशन नंबर रेफरिंग टू आइटम, उसके बाद जो भी सीरियल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर उस आइटम को रेफर किया गया वो भी उसके ऊपर शो किया जा सकता है। इन एडिशन टू दीज पार्टिकुलर्स इट इज परमिटेड, ये सारी चीजें ऐड करने के साथ और क्या चीज की परमिशन है, टू डिलीट, मार्क, अंडरलाइन सर्टेन वर्ड्स ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट। तो जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको कुछ को डिलीट करना या मार्क करना या किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना, इस चीज की परमिशन है। टू करेक्ट प्रिंटेड एरर्स, या फिर प्रिंटिंग की कोई एरर्स है उनको ठीक करना, ये सारी परमिशंस भी आपको आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंटेड पेपर्स सेंट इन कार्ड फॉर्म, अगर आपके जो प्रिंटेड पेपर्स हैं कार्ड फॉर्म के रूप में इनको भेजा जाता है। प्रिंटेड पेपर्स ऑफ फॉर्म, कंसिस्टेंसी एंड साइज ऑफ पोस्ट कार्ड, तो अगर आपके जो प्रिंटेड पेपर्स हैं इनको पोस्ट कार्ड की तरह भेजा जाता है, यानी कि पोस्ट कार्ड के रूप में भेजा जाता है, साइज या फिर कंसिस्टेंसी जो पोस्ट कार्ड की तरह है। मे बी सेंट अनएनक्लोज्ड विदाउट रैपर और एनवल्प, तो इनको बिना किसी रैपर और एनवल्प के भेजा जा सकता है। राइट हैंड हाफ ऑफ प्रिंटेड पेपर सेंट इन कार्ड फॉर्म, तो अगर आपने कार्ड फॉर्म के रूप में प्रिंटेड पेपर को भेजा है तो राइट हैंड हाफ जो होगा आपका, दाएं हाथ का आधा हिस्सा जो होगा, रिजर्व्ड फॉर, किसके लिए आरक्षित होगा, एड्रेस ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता का नाम लिखने के लिए, प्री पेमेंट प्लस सर्विस इंस्ट्रक्शंस प्लस लेवल, उसके बाद पूरा भुगतान करने के लिए सर्विस इंस्ट्रक्शंस और लेवल्स देने के लिए, तो इन सभी के लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद है मेकअप एंड पैकिंग, तो बनावट और पैकिंग जो है प्रिंटेड पेपर्स की वो कैसे की जाएगी।
पैक्ड एज टू फैसिलिटेट एन ईजी एंड क्विक एग्जामिनेशन ऑफ कंटेंट्स। तो जो भी आप सामग्री भेज रहे हैं उसकी जल्दी से और जितनी आसानी से हो सके उनकी जांच की जाए, इस तरह से आपको उन्हें पैक करना है। शुड वेयर द इंडिकेशंस प्रिंटेड पेपर, उसके बाद उसके ऊपर क्या इंडिकेशन होगी, प्रिंटेड पेपर उसके ऊपर लिखा होगा या फिर इम्प्राइम्स ये वाले वर्ड्स उसके ऊपर एड्रेस साइड में लिखे होंगे। उसके बाद है आपके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रूल्स इन इनलैंड पोस्ट, और इनलैंड पोस्ट में भारतीय डाक में जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स के लिए रूल है आल्सो अप्लाई इन फॉरेन पोस्ट, तो फॉरेन पोस्ट में भी वो अप्लाई होते हैं सिवाय आपके पोस्टेज रेट्स को छोड़कर, डाक शुल्क को छोड़कर। सेपरेट लाइसेंस फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए अलग से एक लाइसेंस होता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर अंडर कैश पेमेंट स्कीम, अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को कैश पेमेंट स्कीम के थ्रू भेज रहे हैं। फॉलोइंग एंट्रीज इन बोल्ड टाइप ऑन रैपर, तो रैपर के ऊपर या फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे क्या एंट्रीज उसके में होनी चाहिए, आपकी लाइसेंस नंबर होना चाहिए, लाइसेंस डू टू पोस्ट अंडर कैश पेमेंट सिस्टम, ये सारी एंट्रीज उसके ऊपर होनी चाहिए। प्लस साथ में आपके वर्ड्स होने चाहिए पोस्टेज पेड या फिर पोर्ट पे यानी क्लोज्ड बाय थिक बॉर्डर, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। आपका ये थिक बॉर्डर यानी कि आपका मोटा सा एक बॉर्डर होना चाहिए, उसके बीच में पोस्टेज पेड या फिर पोर्ट पे ही लिखा होगा, और डायमेंशन जिसकी 20 मिलीमीटर यानी कि लेंथ, और विड्थ की अगर बात करें 15 मिलीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद डायमेंशंस की अगर बात करें, मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस फॉर प्रिंटेड पेपर्स प्लस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर सेम एज फॉर लेटर्स क्लोज नंबर 25, तो लेटर के बारे में हमने किया था क्लोज नंबर 25 में, सेम आपके प्रिंटेड पेपर्स और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए ये अप्लाई होता है। प्रिंटेड पेपर सेंट इन कार्ड फॉर्म, अगर कार्ड फॉर्म के रूप में आप प्रिंटेड पेपर को भेज रहे हैं। कंफर्म कंडीशंस डायमेंशंस ऑफ पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड की जो डायमेंशंस हमने क्लोज नंबर 30 में की, सेम वही ये डायमेंशंस को फॉलो करना चाहिए। मैक्सिमम वेट, अधिकतम भार अगर किसकी बात करें तो प्रिंटेड पेपर्स या फिर आपके जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है इनका अधिकतम भार जो है वो 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके प्रिंटेड पेपर्स में सिर्फ आपकी बुक्स हैं या पैम्पलेट्स हैं तो ऐसी स्थिति में ये 5 किलोग्राम तक इसका मैक्सिमम वेट रहेगा। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या दंड दिया जाएगा। इफ डू नॉट फुलफिल कंडीशंस इन प्रीसीडिंग क्लोजेस, तो जितने भी हमने क्लोज अभी किए इन सभी में जो भी कंडीशंस दी हैं इनको फुलफिल ये नहीं करता है, विल नॉट बी फॉरवर्डेड बट रिटर्न टू सेंडर, इनको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, आगे नहीं भेजा जाएगा लेकिन सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। सेंडर रिक्वायर्ड टू पे डबल द डेफिशिएंसी इन इंटरनल पोस्टेज इफ इट इज नॉट प्रीपेड, और जो प्रेषक होगा उसको 2 गुने चार्जेस देने होंगे जो भी डेफिशिएंसी होगी अगर इनका पूरा भुगतान उसने नहीं किया होगा। इफ सेंडर विशेज टू रीपोस्ट, अगर सेंडर जो है प्रेषक जो है इनको दोबारा से पोस्ट करना चाहता है। पे फ्रेश पोस्टेज इन फुल ऑन दी आर्टिकल, तो आर्टिकल के ऊपर उसको दोबारा से फ्रेश पोस्टेज यानी कि नए सिरे से उसको चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। यूज ऑफ ओरिजिनल रैपर परमिसिबल, जो उसने पहले रैपर का यूज किया था वो दोबारा से रीपोस्ट करने के लिए उसी रैपर का यूज कर सकता है, बट रिकमेंड किया जाता है कि वो नए रैपर का यूज करे, लेकिन वो पुराने का भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। प्रिंटेड पेपर इन फॉर्म ऑफ कार्ड इफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, अगर आपका प्रिंटेड पेपर जो है वो कार्ड के रूप में यानी कि जैसे आपका पोस्ट कार्ड है उस तरह से आप भेज रहे हैं और वो कंडीशंस को तोड़ता है, ट्रीटेड एज लेटर, तो इसको लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। इफ पोस्टेज प्रीपेड ऑन बैक, अगर जो डाक भार है उसका भुगतान करने के लिए जो भी पोस्टेज स्टैंप का यूज किया है वो उसके पिछली साइड चिपका दी है, ट्रीटेड एज अनपेड एंड रिटर्न टू सेंडर, तो इसको अनपेड माना जाएगा और सेंडर को वापस कर दिया जाएगा। पोस्टेज अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर्स, बिना भुगतान और पर्याप्त भुगतान वाले मुद्रित कागज। प्रिंटेड पेपर्स शुड बी फुली प्रीपेड, तो यहाँ पे हमारे जो प्रिंटेड पेपर्स हैं बोला गया है कि वो फुली प्रीपेड होने चाहिए, उनका आपको पूरी तरह से पूरा भुगतान करना है। अनपेड इनसफिशिएंटली पेड प्रिंटेड पेपर्स इंटेंडेड फॉर सरफेस ट्रांसमिशन, अगर आपके अनपेड यानी कि बिना भुगतान वाले या फिर आधे अधूरे भुगतान वाले प्रिंटेड पेपर्स हैं तो उनको अगर सरफेस ट्रांसमिशन उनका किया जाना है, नॉट फॉरवर्डेड टू डेस्टिनेशन यानी केस, तो किसी भी केस में उनको डेस्टिनेशन की ओर गंतव्य की ओर नहीं भेजा जाएगा। रिटर्न टू सेंडर फॉर डिलीवरी, उनको वापस सेंडर को भेज दिया जाएगा ताकि सेंडर को उनकी डिलीवरी जो है वो दी जा सके। ऑन रिकवरी ऑफ चार्जेस ड्यू अंडर रूल फॉर इनलैंड पोस्ट, इनलैंड पोस्ट में देखा जाएगा किस तरह से जो भी चार्जेस ड्यू हैं उनको रिकवर किया जाता है, सेम वैसे ही सेंडर से भी रिकवर कर लिए जाएंगे।
आर्टिकल्स मीन्ड फॉर एयर ट्रांसमिशन, अगर उनको एयर ट्रांसमिशन उनका किया जाना है, फॉरवर्डेड टेक्स्ट विद पोस्टेज ड्यू रिटर्न फॉर मेकिंग अप डेफिशिएंसी, तो उनको क्या किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि उनके जो भी चार्जेस ड्यू हैं वो वापस उनके ऊपर लगाए जा सके, जो भी कमी है उनको पूरा किया जा सके, या फिर उनको रिटर्न फॉर मेकिंग अप डेफिशिएंसी, या उनको सेंडर को वापस किया जाएगा या फिर फॉरवर्ड किया जा सकता है। जब फॉरवर्ड किया है तो पोस्टेज ड्यू चार्जेस एड्रेसी से लिए जाएंगे, रिटर्न किया गया तो डेफिशिएंसी जो है वो किसके द्वारा पूरी की जाएगी, सेंडर के द्वारा की जाएगी। उसके बाद है हमारा वल्क वैग सिस्टम, थोक थैला प्रणाली, सिस्टम ऑफ बल्क बैग अवेलेबल फॉर डिस्पैच रिसिप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स टू और फ्रॉम एड्रेसेस सेंडर्स इन फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ पे हमारा जो बल्क बैग है फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, किसके लिए होता है, डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ स्पेशल बैग्स ऑफ प्रिंटेड पेपर्स। आपके जो प्रिंटेड पेपर्स है, मुद्रित कागजों के जो स्पेशल बैग होते हैं उनको प्रेषित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए आपका बल्क बैग सिस्टम जो है यूज किया जाता है। टू एंड फ्रॉम एड्रेसी और सेंडर्स इन फॉरेन कंट्रीज, तो फॉरेन कंट्री में आपका प्रेषक भी हो सकता है और प्राप्त करता है, यानी कि इंडिया से भी आप भेज सकते हैं और इंडिया में इनको प्राप्त भी कर सकते हैं। और फीचर्स की यहाँ पे बात करें, आपका जो बल्क बैग सिस्टम है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। प्रिंटेड पेपर्स फॉर सेम एड्रेसी एट सेम एड्रेस, तो यहाँ पे आपका जो प्रिंटेड पेपर्स हैं जो सेम एड्रेसी के लिए हो, ठीक है, एक ही प्राप्तकर्ता के लिए हो और एक ही एड्रेस उनका हो, तो मे बी इंटेंडेड इन वन और मोर स्पेशल बैग्स, तो उनको एक या एक से अधिक स्पेशल बैग्स में इंसर्ट किया जा सकता है, रखा जा सकता है। एनेबल पोस्ट ऑफिस टू इंस्पेक्ट कंटेंट्स इजिली, इससे क्या हो जाएगा, आपका जो बल्क बैग है, ठीक है, बहुत सारे आपके जो स्पेशल बैग्स होंगे प्रिंटेड पेपर्स वाले उनको एक बैग में रखा जाएगा, तो इससे पोस्ट ऑफिस आसानी से उनकी इंस्पेक्शन कर पाएगा। वेट नॉट लेस देन 5 किलोग्राम एंड नॉट मोर देन 30 किलोग्राम, इसका जो भार है वो 5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एड्रेस्ड विद रेक्टेंगुलर लेवल, और इसके ऊपर एक आयताकार लेवल होना चाहिए। नॉट स्मॉलर देन 90 मिलीमीटर इंटू 140 मिलीमीटर, जिसका जो साइज है वो 90 मिलीमीटर इंटू 140 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। टाइड राउंड दी नेक, और क्या है आपका जो बैग रहेगा उसकी गर्दन के साथ, यानी कि उसके ऊपरी हिस्से में इसको बांधा जाना चाहिए। नेम प्लस एड्रेस ऑफ एड्रेसी, इसके ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम और पता होना चाहिए। वेट ऑफ बैग विद कंटेंट्स, और सामग्री के साथ बैग का जो वेट है वो भी उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। मे बी सेंट आइदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, आप बल्क बैग को रजिस्टर करवा के भी भेज सकते हैं और अनरजिस्टर्ड भी इसको भेजा जा सकता है। एप्लीकेशन फॉर बल्क बैग फैसिलिटी, बल्क बैग की फैसिलिटी के लिए जो एप्लीकेशन है वो किसको दी जाएगी, मेड टू हेड ऑफ सर्कल, यानी कि CPMG को दी जाएगी थ्रू पोस्ट ऑफिस वेयर इट इज प्रपोज्ड टू, तो जिस भी पोस्ट ऑफिस में आपको ये वाली सुविधा चाहिए उस पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप हेड ऑफ सर्कल को एप्लीकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद एवरेज बेट पर पोस्टिंग, यानी कि पर पोस्टिंग के हिसाब से आपको एवरेज बेट बताना होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ सच पोस्टिंग्स, कितनी पोस्टिंग आप करेंगे वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी होंगी। हेड ऑफ सर्कल डिसाइड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसके बाद जैसे हमने पहले किया था कि जिस तरह से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एवरेज के हिसाब से निकालते हैं पर मंथ में कितना बनता है, तो हेड ऑफ सर्कल यहाँ पे डिसाइड करेगा कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको जमा करवाना है। सेंडर ऑफ बल्क बैग डिपॉजिट अमाउंट इन कैश, जो सेंडर है बल्क बैग का, अब देखिए वो इसमें क्या कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है कैश में या फिर सेविंग बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। NSC ले सकता है वो हेड ऑफ सर्कल को प्लेज करके, या फिर गारंटी फ्रॉम SBI बैंक, SBI बैंक से वो गारंटी भी दिलवा सकता है। आफ्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट लाइसेंस इशू टू सेंडर, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वो कर देगा उसके बाद जो लाइसेंस होगा वो सेंडर को इशू कर दिया जाएगा। सेंडर हैंड ओवर बैग टू पोस्ट ऑफिस, उसके बाद सेंडर जो होगा वो पोस्ट ऑफिस में आके बैग जो होगा उसको हैंड ओवर करेगा विद इनवॉइस इन डुप्लीकेट, और साथ में इनवॉइस लाएगा और कैसे, डुप्लीकेट में। 1 इनवॉइस रिटर्न टू हिम आफ्टर वेरिफिकेशन, और एक इनवॉइस उसको वेरिफिकेशन के बाद वापस कर दी जाएगी। ऑन बेसिस ऑफ इनवॉइस रिलेटिंग टू ए मंथ, एक महीने की इनवॉइसेस उसकी चेक की जाएंगी, उनके बेस के ऊपर will be sent to him on 10th of each succeeding month, तो यहाँ पे देखिए जो हर महीने की 10 तारीख को पिछले महीने का जो भी इनवॉइसेस के हिसाब से बिल बनेगा उसको अगले महीने की 10 तारीख को भेज दिया जाएगा। बिल सेटल विद इन 7 days ऑफ डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, बिल प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर उसको सेटल करना है, उसको जमा करना है। इन इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल, अगर पेमेंट नहीं की जाती है, बिल का भुगतान नहीं किया जाता है, लाइसेंस कैंसल्ड इमीडिएटली, तो जल्दी से आपका जो लाइसेंस होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अमाउंट ड्यू रिकवर्ड फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपने अमाउंट जमा करवाई होगी वहां से आपके जो भी ड्यू चार्जेस हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1890
1898, तो इसके अंडर आपका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 का जो सेक्शन 12 है उसके हिसाब से जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपका अमाउंट होगा उससे ड्यू चार्जेस जो है वो रिकवर किए जाएंगे। लाइसेंस रिवोकेबल बाई हेड ऑफ सर्कल बाई मीन्स ऑफ 7 days नोटिस इन राइटिंग विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो यहाँ पे बोला गया कि लाइसेंस जो वो रिवोकेबल है, किसके द्वारा? हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। तो 7 दिन के नोटिस यहाँ पे दिया जाता है, या फिर बिना किसी रीजन को असाइन किए भी वो इसको रद्द कर सकता है। लाइसेंस रिन्यूड बाई हेड ऑफ सर्कल, अगर लाइसेंस रिन्यू करने की बात करें तो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा इसको किया जाएगा। एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग लाइसेंस, लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है या झगड़ा है, मैटर रेफर्ड टू डायरेक्टर जनरल, तो जो मैटर है उसको डायरेक्टर जनरल को भेज दिया जाएगा, उसको रेफर कर दिया जाएगा और डायरेक्टर जनरल का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। उसके बाद कोई भी डिस्प्यूट इसमें नहीं रहेगा, वो जो बोलेगा वही किया जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस कलेक्टेड ऑन बल्क बैग शोन ऑन लेवल आउटसाइड बैग, तो जो भी लेवल आप बैग के बाहर लगाएंगे उसमें ये टोटल अमाउंट होना चाहिए कि कितने चार्जेस जो है बल्क बैग के लिए कलेक्ट किए गए हैं। बैग कंटेनिंग कस्टम आइटम्स, अगर बैग के अंदर कोई भी ऐसी चीज आप भेज रहे हैं जिसके ऊपर कस्टम चार्जेस लगने हैं, वेयर ग्रीन लेवल C1, तो ये हमने अभी किए थे, ग्रीन लेवल आपका दूसरा CB2 या फिर ठीक है, तो ये वाले लेवल जो है C1 वाला लेवल, ठीक है, तो ये ग्रीन लेवल आपका जो C1 लेवल होता है ये होना चाहिए ऑन रेक्टेंगुलर लेवल टाइड ऑन बैग नेक, तो जो भी रेक्टेंगुलर लेवल आपने उस बैग के बाहर बांधा होगा, ठीक है, उसके ऊपर बांधा होगा, उसके साथ आपको क्या चिपका देना है? ग्रीन लेबल चिपका देना है C1। बल्क बैग रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, अगर फॉरेन कंट्री से भारत में बल्क बैग जो है प्राप्त होता है, पोस्ट मास्टर इंचार्ज सेंड इंटीमेशन, तो जो भी पोस्ट मास्टर या इंचार्ज होगा पोस्ट ऑफिस का वो एक सूचना भेजेगा। एड्रेसी और ऑथराइज्ड पर्सन प्रोड्यूस रिसिप्ट ड्यूली साइंड एंड एक्सेप्ट बैग, तो ये जो इंटीमेशन भेजी जाएगी एड्रेसी या फिर ऑथराइज्ड पर्सन जो भी होगा इसके साथ आएगा और वो अपना साइन करके जो भी होगा बैग को प्राप्त कर लेगा। रिटर्न एम्प्टी बैग विद इन 3 days ऑफ रिसिप्ट, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारे उसमें क्या हो सकते हैं? बैग्स हो सकते हैं, तो एड्रेसी उन सभी को ले जाएगा घर और उसके प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर भीतर वो सारे एम्प्टी बैग्स को पोस्ट ऑफिस को लौटा देगा। कंपनसेशन फॉर लॉस मैक्सिमम 1130 रुपीज, कंपनसेशन की बात करें तो इसमें 1130 रुपए मैक्सिमम है। और बल्क बैग एक्सीडिंग 500 ग्राम्स कस्टम चार्जेस फी 6.50 रुपीज, और अगर आपका बल्क बैग जो है 500 ग्राम से अधिक वेट का है तो कस्टम क्लियरेंस फीस भी आपको देनी होगी 6.5 रुपए। तो आज हम यहीं तक करेंगे, आपका बल्क बैग सिस्टम यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे स्मॉल पैकेट्स। तो थैंक यू।